अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पाना। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। ये हमारे पास क्लास 11 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 6 बायोएनर्जेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और जो ये टॉपिक है ये हम न्यू एडिशन जो बुक है बायोलॉजी का वहाँ से हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बेसिकली जो फोटोसिंथेसिस है ना एक बहुत वास्ट टॉपिक है। इसका लेक्चर भी बहुत जो है वो वास्ट होगा, काफ़ी जो है वो वसी टॉपिक है ये। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो लेक्चर के अंदर इसको ख़त्म करें, इसको जो है वो अच्छे से डिस्क्राइब कर दें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करें तो इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। तो वर्ड जो इसकी डेफिनेशन को डिस्क्राइब करने से पहले मैं इसके वर्ड में से ही इसकी डेफिनेशन निकाल देती हूँ। तो वर्ड जो है ये फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। सिंथेसिस किस चीज की? केमिकल एनर्जी की। तो लाइट की मौजूदगी में केमिकल एनर्जी की सिंथेसिस के प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, यूज ऑफ लाइट एनर्जी टू सिंथेसिस केमिकल एनर्जी इज कॉल्ड एज दी फोटोसिंथेसिस। मतलब कि लाइट एनर्जी को यूज करते हुए केमिकल एनर्जी की फॉर्मेशन के प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, ठीक है ना। कि ये लाइट एनर्जी है, ठीक है, इसका यूज किया जाता है। लाइट एनर्जी कौन सी? सनलाइट से आने वाली एनर्जी, तो सूरज की शुआएं हैं, ठीक है ना। उनको प्लांट्स जो हैं ये कैप्चर करते हैं। क्लोरोफिल जो है वो क्लोरोफिल के जरिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है ना। और उसको केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करवा दिया जाता है, दैट इज ग्लूकोज, ठीक है ना। तो ये सारा प्रोसेस हम लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन जो फोटोसिंथेसिस का है उसमें स्टडी करेंगे, ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो बात करता है जो इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की, ठीक है ना। वो क्या है कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 12 वाटर के मॉलिक्यूल सनलाइट की और क्लोरोफिल की मौजूदगी में मिलते हैं और ग्लूकोज बन जाता है। ऑक्सीजन वहाँ पे जो है वो एक्सेल करवा दी जाती है एटमॉस्फेयर में और 6 वाटर के मॉलिक्यूल बन जाते हैं। अगर हम जो है वो समिंग अप करें, ठीक है ना, कि मतलब यहाँ पे 12 थे, यहाँ पे 6 वाटर के मॉलिक्यूल हैं, तो अगर हम इनको सम अप करें कि टोटल जो है वो कितनी एफिशिएंसी निकलती है, तो यहाँ पे 12 में से 6 को माइनस कर दें, ठीक है ना। तो कितना बढ़ गया? 6 वाटर के मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे क्या लिख दिया गया कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ 6 वाटर के मॉलिक्यूल सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में ग्लूकोज बना देते हैं और क्या बना देते हैं? ऑक्सीजन यहाँ से एक्सेल करवा दी जाती है। एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन को जो है वो रिलीज करवा दिया जाता है, ठीक है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड ने क्या करना होता है? हाइड्रोजन को रिसीव करना होता है और क्या बना दी जाती है? ग्लूकोज। तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कौन सी चीज होती है? हाइड्रोजन ऐड होती है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होती है? रिडक्शन, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर क्योंकि हाइड्रोजन ऐड होके ग्लूकोज बन रही है, ठीक है, तो कौन सी इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम? रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, ठीक है। लूज ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यू कैन सी हियर कि इस वाटर के मॉलिक्यूल में से हाइड्रोजन क्या हो रही है? माइनस हो रही है। हाइड्रोजन जो है इस वाटर के मॉलिक्यूल ने अपनी जो है वो हाइड्रोजन के एटम्स को खो देना है, ठीक है ना, रिलीज कर देना है। तो क्या पीछे बच गया? ऑक्सीजन बच गया। ये ऑक्सीजन किस तरह बनता है? ये जब वाटर का मॉलिक्यूल स्प्लिट करता है तो हाइड्रोजन अलहदा हो जाती है, ऑक्सीजन जो है वो अलहदा हो जाती है। ये भी हम जो है लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, इसीलिए आपने मेरे सारे लेक्चर्स ये वाले देखने हैं। तो ये जो हमारे पास ये वाटर के मॉलिक्यूल में से क्योंकि हाइड्रोजन निकल के ऑक्सीजन बन रहा है, तो लूज ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज दी ऑक्सीडेशन, ठीक है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज दी ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है और यहाँ पे रिडक्शन हो रही है, ठीक है ना। तो ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर रिडक्शन भी हो रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रही है एक ही इक्वेशन में एट ए टाइम, उसको कहा जाता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ठीक है। द प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस इज कॉल्ड एज द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ठीक है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बताती हूँ यहाँ पे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब एट ए टाइम एक जगह पे हो रहे होते हैं तो उस प्रोसेस को कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। कलेक्टिवली इसको रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है ना। रिडॉक्स
रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन क्या है कि ऑक्सीडेशन भी हो रही है उसी रिएक्शन में और रिडक्शन भी हो रही है वहीं पे भी, इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन का नाम देते हैं। तो बेसिकली अगर हम बेसिक से देखें तो फोटोसिंथेसिस एक रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है, जिसमें क्या होता है कि एनर्जी पुअर सब्सटेंसेस को मिलाया जाता है। अब वो एनर्जी पुअर सब्सटेंसेस कौन से हैं? वो इनऑर्गेनिक होंगे, नेचर में ऑर्गेनिक नहीं होंगे। तो वो एनर्जी पुअर इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो कन्वर्ट किया जाता है एनर्जी रिच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट इज ग्लूकोज। ये क्या है? इनऑर्गेनिक इन नेचर, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इनऑर्गेनिक है नेचर में, तो एनर्जी पुअर इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी रिच ऑर्गेनिक ग्लूकोज, ठीक है। तो इसको हाई एनर्जी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यानी कि ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करवाया जाता है फोटोसिंथेसिस में। और यहाँ पे जो चीज़ यूज़ होती है वो कौन सी होती है? सनलाइट यूज़ होती है और क्लोरोफिल यूज़ होती है, ठीक है ना। ये क्लोरोफिल जो है एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। व्हाट इज क्लोरोफिल? ये एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जिसको फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में एफिशिएंटली यूज किया जाता है लाइट को कैप्चर करने के लिए, ठीक है, और नेक्स्ट प्रोसेस को चलाने के लिए। तो ये एक कंप्रीहेंसिव डेफिनेशन है फोटोसिंथेसिस की। वो कौन सी है? द प्रोसेस इन विच एनर्जी पुअर इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू हाई एनर्जी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बाय यूज ऑफ सनलाइट एंड इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल इज कॉल्ड एज द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। क्लियर? तो अब हम बात करते हैं रिएक्टेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस की। तो बेसिकली फोटोसिंथेसिस के रिएक्टेंट कौन से होते हैं? तो आपको पता है ना कि इक्वेशन की जो है वो स्टार्टिंग में जो चीज़ आ रही होती है वो क्या होती है? वो होते हैं उसके रिएक्टेंट, और ये जो चीज़ बनती है उनको मिला के वो क्या होते हैं? ग्लूकोज क्या है, ये क्या है, और वाटर क्या है, ये इसके ऑक्सीजन क्या है? प्रोडक्ट है, ठीक है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्योंकि आपस में मिल रहे हैं तो ये क्या है? स्टार्टिंग में ये है रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। जो चीज़ इनके मिलने से बन रही है वो इसका प्रोडक्ट है, आपने ये केमिस्ट्री में भी पढ़ाया था, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में जो मिल रहे हैं रिएक्टेंट है, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे? हम रोल देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का और लाइट का फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, कि किस तरह कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को चलाती है, किस तरह लाइट जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को चलाती है। कार्बन डाइऑक्साइड इतनी जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो ग्लूकोज नहीं बनेगा। ऑफ कोर्स ना, ग्लूकोज के अंदर क्या है? कार्बन मौजूद है। अब कार्बन कहाँ से आता है? ये इस कार्बन डाइऑक्साइड से आता है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो ये कार्बन भी नहीं होगा। जब ये कार्बन नहीं होगा तो क्या फिर होगा? ग्लूकोज नहीं बनेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में ही ग्लूकोज बनती है, ठीक है ना। नो कार्बन डाइऑक्साइड नो ग्लूकोज, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जो है वो डिवाइड करता है दो रिएक्शन के अंदर, ठीक है। बेसिकली मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था वीडियो लेक्चर के कि दो रिएक्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। एक रिएक्शन है लाइट रिएक्शन और दूसरा है डार्क रिएक्शन, ठीक है। तो ये दो रिएक्शन है जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस स्प्लिट करता है, ठीक है, और कलेक्टिवली ये फोटोसिंथेसिस है, ठीक है ना। लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन ना प्लांट की सर्वाइवल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। प्लांट ने अगर सर्वाइव करने के लिए उसको एटीपी चाहिए तो वो लाइट रिएक्शन से ही मिल जाती है और प्लांट जिंदा रहता है। लेकिन प्लांट ने अगर फूड को स्टोर करना होता है, इन केस के लाइट रिएक्शन नहीं चलता। जिस तरह अगर रात को लाइट नहीं होती है तो लाइट रिएक्शन रात को नहीं होगा तो फिर एटीपी कहाँ से मिलेगी? ये मिलेगी डार्क रिएक्शन से। डार्क रिएक्शन कौन सा है? ये फूड को स्टोर करता है, फिर उस फूड को यूज करता है, ठीक है ना, तोड़ के एटीपी रिलीज करता है और उस एटीपी को अपने प्रोसेसेस करने के लिए यूज करता है इन नाइट, जब लाइट नहीं होती और लाइट रिएक्शन नहीं चल रहा होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड इंटर नहीं होती प्लांट के अंदर तो प्लांट जो है वो नहीं मरेगा। क्यों? क्योंकि ये सर्वाइव करता रहेगा लाइट रिएक्शन के जरिए एटीपी बना के, ठीक है ना। तो लेकिन अगर डार्क रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाएगा तो शुगर स्टोरेज भी स्टॉप हो जाएगी। शुगर स्टोरेज स्टॉप हो जाएगी तो प्लांट के अंदर जो फल वगैरह हम देखते हैं ना, ये कैसे बनेंगे? ये वही स्टोरेज होती है जो प्लांट अपने ग्लूकोज सक्रोज वगैरह को, ठीक है ना, सक्रोज वगैरह को, स्टार्च को ये प्लांट स्टोर करते हैं, ठीक है ना। तो वो यही होती है फार्म। क्लियर? लगी समझ? इसकी भी अब हम बात करते हैं रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की। देन
रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में हम देखते हैं हाउ दिस रोल गेट प्लेड, ये रोल किस तरह प्ले किया जाता है, ठीक है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड ने क्या करना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ने ग्लूकोज के कार्बन में हिस्सा लेना होता है, ठीक है ना, और ऑक्सीजन में भी, ठीक है। तो ग्लूकोज का कार्बन और ऑक्सीजन कहाँ से आता है, कार्बन डाइऑक्साइड के, ठीक है ना। अब इस ग्लूकोज ने क्या करना है, इसने स्टोरेज फार्म के अंदर जाना है, प्लांट्स के अंदर। अब स्टोरेज फार्म कौन सी होगी, सेलुलोज होगी और स्टार्च होगी, ठीक है ना। तो अब बेसिकली हम अगर बात करें कि हम आटा खाते हैं, ठीक है ना, उस आटे के अंदर क्या मौजूद होती है, स्टार्च मौजूद होती है। हमारी बॉडी के अंदर जाके वो स्टार्च क्या करती है, ब्रेक डाउन होती है ग्लूकोज के अंदर, ठीक है। ग्लूकोज ने नेक्स्ट हमारी बॉडी के अंदर जाके ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट करना होता है। ग्लाइकोजन हमारी बॉडी के अंदर स्टोरेज कंपाउंड होती है, ठीक है ना, स्टोरेज कंपाउंड होती है ग्लाइकोजन। भूख जब हमें लगती है बहुत ज्यादा, अब हम कुछ नहीं खा रहे, तो हमारी बॉडी उस ग्लाइकोजन को ही तोड़कर एनर्जी लेती है, उस ग्लाइकोजन को ही तोड़कर इस्तेमाल करती है, ठीक है। तो प्लांट्स भी क्या करते हैं, ये भी स्टोर करते हैं अपनी बॉडी के अंदर सेलुलोज की फॉर्म में ग्लूकोज को, और स्टार्च यानी कि अमाइलो स्टार्च, अमाइलोपेक्टिन वगैरह की फॉर्म में अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करते हैं फूड को, ठीक है ना। और जो कार्बन होता है ये स्टोर किया जाता है ग्लूकोज के अंदर, क्योंकि कार्बन जो है ये एफिशिएंट फॉर्म है एनर्जी की, ठीक है। और इसको फ्यूचर यूज में जो ग्लूकोज होता है इसको यूज कर लिया जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम कहते हैं कि प्लांट्स जो है ये ऑटोट्रोफिक है, नेचर के अंदर अपनी खुराक खुद स्टोर करने की सलाहियत रखते हैं, हमारी तरह दूसरों पे डिपेंड नहीं करते, दूसरी ऑर्गेनिजम्स के ऊपर नहीं डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो अगर हम टेरेस्ट्रियल प्लांट की बात करें तो टेरेस्ट्रियल प्लांट ने क्या करना होता है, इसने कार्बन डाइऑक्साइड लेनी होती है, कहाँ से, एटमॉस्फेयर से, और इस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हुए इसने क्या बना देना है, ग्लूकोज बना देनी है। और अगर हम एक्वेटिक प्लांट की बात करें कि एक्वेटिक प्लांट ने क्या करना होता है, एक्वेटिक प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड लेनी होती है कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की आयन से, ठीक है। तो एक्वेटिक प्लांट ज्यादा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करती हैं, ठीक है ना, एज कम्पेयर टू द टेरेस्ट्रियल प्लांट। टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर ऑलमोस्ट 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है, कम मिकदार में होती है, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड एक एक्टिव रोल प्ले करती है, ठीक है ना। क्यों एक्टिव रोल ये प्ले कर रही है, क्योंकि इसने जाके नेक्स्ट जो है वो ग्लूकोज बनानी होती है, क्लियर। तो प्लांट शुगर बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, वो किस तरह बनाते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन से बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन का मतलब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन करवा के कौन सी चीज बनाई जाती है, ग्लूकोज बनाया जाता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन का मतलब क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर हाइड्रोजन को ऐड करवाना, ठीक है, और फिर ग्लूकोज बनानी, ठीक है ना। और हाइड्रोजन को जो ऐड करवाया जाता है, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, तो यहाँ पे किस चीज का इस्तेमाल हो रहा है, एटीपी का इस्तेमाल हो रहा है, NADPH का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है ना। ATP और NADPH जो है कि मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर हाइड्रोजन को ऐड करवाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन वगैरह को ऐड करवाया जाना है, इसकी रिडक्शन करवाई जानी है, और ATP और NADPH की मौजूदगी में और कौन सी चीज बननी है, ग्लूकोज यानी कि शुगर बननी है, ठीक है ना। तो बेसिकली जो कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन है ना, ठीक है ना, ये ग्लूकोज की फॉर्मेशन के अंदर हेल्प कर रहा है। ग्लूकोज का कार्बन वही कार्बन है जो कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन है, ठीक है ना। तो इसने क्या करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड ने प्लांट के अंदर इंटर किस तरह होना है, लीव्स के जरिए, लीव्स स्टोमेटा, लीव्स के अंदर एक छोटे छोटे जो दानेदार स्टोमेटा मौजूद होते हैं, ठीक है ना, ओपनिंग मौजूद होती हैं, उनके जरिए कार्बन डाइऑक्साइड ने लीव्स के जरिए अंदर इंटर होना है, ठीक है ना। तो स्टोमेटा की ओपनिंग ये डिसाइड करती है कि कार्बन डाइऑक्साइड नीचे जाएगी, आगे जाएगी कि नहीं जाएगी। अदरवाइज जो है वो अगर स्टोमेटा क्लोज्ड है तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जाएगी, ठीक है। तो रोल ऑफ लाइट की अगर हम बात करें, यहाँ पे सूरज से जो लाइट एनर्जी ली जाती है वो पैकेट की फॉर्म में ली जाती है। इन पैकेट्स को नाम दिया जाता है फोटोन्स का, ठीक है ना। जो सूरज से लाइट आ रही है वो पैकेट ऑफ एनर्जी है, ठीक है, और वो पैकेट कौन सी एनर्जी के, उनको नाम दिया जाता है फोटोन का, ठीक है ना। तो इसके अंदर स्पेसिफिक काइंड की वेवलेंथ होती है, वैसे तो पूरे का पूरा ग्राफ होता है, ठीक है ना, आता है लाइट का। तो इसमें से हम विजिबल लाइट को लेंगे, ठीक है ना, पूरे का पूरा अल्ट्रा वायलेट रेज भी होती हैं, ठीक है ना, विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम
तो इंफ्रारेड रेज भी। तो जो स्पेसिफिक होती है, ठीक है ना, पूरा प्लांट यूज करता है, वो कौन सी है? विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम। तो हम इसी की बात करते हैं। तो विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम जो है 350 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर की रेंज में होता है, ठीक है। इसमें जो कलर होते हैं वो बेसिकली हमारे पास होते हैं 7 विबग्योर से इसको याद रखा रहता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है, क्लियर। तो अगर हम बात करें इसकी कि पूरा स्पेक्ट्रम इंपॉर्टेंट है प्लांट के लिए, क्या प्लांट जो है वो यूजुअली रिलाई करते हैं पूरी लाइट स्पेक्ट्रम के ऊपर, ठीक है। बाकी जो ये हम देखेंगे, ठीक है, वो हम एक्शन स्पेक्ट्रम में देख लेते हैं। बाकी जो रोल ऑफ लाइट आपकी बुक पे है, ठीक है ना, उसके मुताबिक वही बात जो मैंने आपको बताई थी कि लाइट ने जो है वो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल लाइट को ऑब्जॉर्व करता है, ठीक है, ऑब्जॉर्व लाइट को कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी यानी कि ग्लूकोज वगैरह के अंदर, ठीक है। और उसके अलावा जो लाइट होती है ये इंपॉर्टेंट होती है केमिकल रिएक्शन को जो है वो चलाने के लिए, ताकि सिंपल मॉलिक्यूल यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कन्वर्ट करवाया जाएगा जैसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल यानी कि ग्लूकोज के अंदर। तो रोल ऑफ लाइट में ये आपने सारा डिस्क्राइब कर देना है, ठीक है। ये मैं आपको ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। अब हम बात करते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम की। तो एक्शन स्पेक्ट्रम स्टार्ट करने से पहले हम साइंटिस्ट का बताते हैं, वो कौन सा है? TW एंगलमैन, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट है जिसने एक्सपेरिमेंट किया था किसके ऊपर? अलगा के ऊपर, ग्रीन अलगा, स्पायरोगायरा या स्पायरोगायरा, ठीक है। इसके ऊपर इसने एक बड़ा सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट किया था। स्पायरोगायरा जो है ये ना फिलामेंटियस अलगा है, ठीक है। इस तरह कई शेप होती है इसकी, ड्रा आप भी कर लो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो बेसिकली ये एक फिलामेंटियस अलगा है, ठीक है। जब इसमें से लाइट गुजरेगी ना, जैसे कि लाइट गुजरी है और इसको एक्सपोज करवाया जाता है, मतलब आपने ना अलग-अलग किस्म की लाइट को एक्सपोज करवाना है इसमें से, ठीक है। तो सबसे पहले लाइट गुजरी है वायलेट गुजरी है, तो इतना खास रिएक्शन नहीं आया, बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं आया, ठीक है ना, थोड़ा बहुत ही फोटोसिंथेसिस हुई है, बहुत ज्यादा नहीं हुई है, तो नॉट टू मच रिएक्शन, ठीक है। बाद में इंडिगो लाइट को इसमें से गुजारा गया तो बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं आया है, ठीक है। उसके बाद गुजारा गया ब्लू लाइट को, तो ब्लू लाइट में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की लाइब्रेशन हुई, मतलब कि ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी तो ही ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा। ऑक्सीजन ही वो बाय प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का, जो कि एक्सेल करवाया जाता है, ठीक है, जिसको बाहर निकाला जाता है, ठीक है। तो ज्यादा ऑक्सीजन आई, इसका मतलब कि ज्यादा फोटोसिंथेसिस हुई है ब्लू लाइट एरिया के अंदर, ठीक है। और ब्लू लाइट एरिया के अंदर मतलब कि ज्यादा वाटर मौजूद था, मतलब कि ज्यादा फोटोसिंथेसिस हुई, वाटर की ब्रेकडाउन हुई और ऑक्सीजन वहां पे ज्यादा रिलीज हुआ, इसीलिए ब्लू लाइट इफेक्टिव लाइट है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो हमने विबग्योर जो पूरा है ना, इस सारी वेवलेंथ को गुजारना है। तो वॉयलेट में भी ज्यादा नहीं रिएक्शन आया, इंडिगो में भी नहीं आया, ब्लू में आया। अब हम ग्रीन लाइट को पास करवाते हैं तो कोई भी किस्म का इफेक्ट नहीं होगा, बिल्कुल टोटली जो है वो जो रिएक्शन होगा इसके अंदर वो नील होगा, ठीक है ना। तो क्योंकि प्लांट अब्जॉर्ब ही नहीं करते ग्रीन लाइट को, ठीक है, क्लियर। तो उसके बाद क्या है कि प्लांट क्या करते हैं, प्लांट इसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं टोटली सारी की सारी ग्रीन लाइट को, इसीलिए प्लांट जो है वो ग्रीन कलर के अपीयर होते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्रीन का भी नहीं हुआ कुछ इफेक्ट, अभी येलो लाइट को गुजारा गया है, ठीक है। तो येलो लाइट में भी बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आया है, ठीक है। अब ऑरेंज लाइट को गुजारा गया है इसमें से स्पायरोगायरा में से, तो ऑरेंज लाइट में भी बहुत ज्यादा जो है वो रिएक्शन नहीं हुआ है। एट द एंड गुजारना है अब रेड लाइट को, तो रेड लाइट को जब गुजारा गया तो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की प्रोडक्शन हुई है यहाँ पे। तो बेसिकली एंगलमैन ने क्या देखा कि ब्लू और रेड लाइट रीजन के अंदर ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है, ज्यादा ऑक्सीजन की प्रोडक्शन हो रही है, तो ब्लू और रेड लाइट इफेक्टिव है फोटोसिंथेसिस के लिए। उसने कहा कि ब्लू और रेड लाइट इज इफेक्टिव फॉर फोटोसिंथेसिस। उसने एक ग्राफ भी ड्रा किया था, वो मैं आपको ड्रा करके बताती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वो ग्राफ ड्रा कर देती हूँ जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो इसके TW एंगलमैन ने ड्रा किया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम वो ग्राफ देखते हैं जो स्पायरोगायरा के ऊपर एक्सपेरिमेंट के बाद TW एंगलमैन ने देखा था। तो ठीक है ना, यहाँ पे हम कलर ले लेते हैं विब के, और ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो अलगा था वो स्पायरोगायरा रखा गया है, ठीक है। तो जब करवाया गया ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का, तो ये
और यहाँ पे पीक है। मतलब कि यहाँ से भी सीधा ही है, ठीक है ना। मतलब कि क्या ब्लू वाले रीजन में और रेड वाले रीजन में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस पायरोगायरा के ऊपर, ठीक है। इसीलिए ग्राफ जो है ब्लू और रेड रीजन में पीक पे है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम ऑक्सीजन की प्रोडक्शन है, ठीक है ना। यहाँ पे मैक्सिमम ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है, बाकी सारे रीजन में ऑक्सीजन की प्रोडक्शन जो है वो मिनिमम ही है। इस तरह आएगा ग्राफ, ठीक है। उसे किस तरह पता चला कि इन रीजन के ऊपर ही मैक्सिमम ऑक्सीजन की प्रोडक्शन हुई है? किस तरह पता चला? उसके पास कोई जो है वो इंस्ट्रूमेंट था जिसने ऑक्सीजन को नापना था? ऐसा नहीं था। उस टाइम पे उसने किस चीज के इस्तेमाल किया था? उसने एरोबिक बैक्टीरिया को यूज किया था। उस टाइम पे उसने एरोबिक बैक्टीरिया को यूज किया था, ठीक है ना। तो एब्रोबिक बैक्टीरिया को उसने स्पायरोगायरा रीजन के अंदर यूज किया। तो वो रीजन जहाँ पे ब्लू और रेड लाइट स्पेक्ट्रम थी, वहां पे स्पायरोगायरा के अंदर वहां पे अबंडेंस में ये एरोबिक बैक्टीरिया जो है वो प्रोडक्शन होगी, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की अबंडेंसी थी, क्योंकि स्पायरोगायरा उन रीजन के अंदर ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर रहा था। ज्यादा फोटोसिंथेसिस और इससे ज्यादा ऑक्सीजन की प्रोडक्शन और इससे ज्यादा ऑक्सीजन को एरोबिक बैक्टीरिया यूज करके अपनी कॉलोनी को जो है वो बढ़ावा दे रहे थे, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है ब्लू और रेड लाइट रीजन जो होती है ये मच मोर इफेक्टिव है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। ब्लू और रेड लाइट इज मच मोर इफेक्टिव फॉर फोटोसिंथेसिस। लेटर ऑन स्टडीज में क्या देखा गया? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को देखा गया। तो क्या हो गया आगे? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का यूज किया गया है। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन से पिगमेंट ने कौन सी वेवलेंथ को कितना अब्जॉर्ब किया है, ठीक है ना। तो इस अब्जॉर्प्शन फिनोमिना की कैपेसिटी को रिलेटिव इफेक्टिवनेस का भी नाम दिया जाता है, ठीक है, जिसको एक्शन स्पेक्ट्रम की फॉर्म में डिस्क्राइब किया जाता है। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को इसमें रखा गया था स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में। क्लोरोफिल ए जो थी उसने शो करना था एक्शन स्पेक्ट्रम को, ठीक है। क्लोरोफिल ए की मौजूदगी से एक्शन स्पेक्ट्रम को शो किया जा सकता है, ठीक है। एक्शन स्पेक्ट्रम शो करता है रिलेटिव इफेक्टिवनेस को। अब रिलेटिव इफेक्टिवनेस क्या है? व्हाट इज रिलेटिव इफेक्टिवनेस? उसने देखना है एक्शन स्पेक्ट्रम ने कि कौन सी जो है वो इफेक्टिवनेस हो रही है, ठीक है ना। मतलब कि क्लोरोफिल ए किस जगह पे ज्यादा काम कर रही है, ठीक है ना। तो जहां पे उसने ज्यादा काम करना है वहां पे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होनी है, जहां पे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होनी है वहां पे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोडक्शन होनी है, और उसी टाइम पता चल जाना है, ठीक है, कि वो किस जगह पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है। ये रिलेटिव इफेक्टिवनेस है, ठीक है ना, एक्शन स्पेक्ट्रम की। एक्शन स्पेक्ट्रम बेसिकली रिलेटिव इफेक्टिवनेस शो करता है फोटोसिंथेसिस की, कि किस जगह पे ज्यादा अच्छा काम हो रहा है, ठीक है, और किस जगह पे थोड़ा काम हो रहा है। तो वो सारा जो है एक्शन स्पेक्ट्रम ने बताना होता है। तो बेसिकली दो लाइट्स हैं जो एक्शन स्पेक्ट्रम के अंदर यूज हो रही हैं, ठीक है ना, बताने के लिए, ठीक है ना। वो कौन सी है? ब्लू लाइट और रेड लाइट। बाकी लाइट में आपको पता है कि थोड़ी ही फोटोसिंथेसिस होनी है और थोड़ा ही प्रोसेस होना है, ठीक है ना। प्लांट ओनली यूज करते हैं ब्लू और रेड लाइट को, ठीक है ना। बाकी जो सारे होते हैं रेस्ट वाली लाइट उसको रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है, ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट किया जाता है मोस्टली सबसे ज्यादा, इसीलिए प्लांट्स हमें ग्रीन शो होते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट है, दैट इज कंपनसेशन पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपको पता है कि अगर ज्यादा लाइट मिलेगी प्लांट को तो फोटोसिंथेसिस भी क्या होगी? ज्यादा होगी। लाइट कम मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस भी क्या होगी? कम होगी, ठीक है ना। तो रात को फोटोसिंथेसिस क्या हो जाती है? रात को लाइट जो होती है कम होती है, फोटोसिंथेसिस भी कम हो जाती है। दिन में लाइट ज्यादा होती है, फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि दिन टाइम क्या होती है, क्लोरोफिल ने ज्यादा से ज्यादा लाइट को अब्जॉर्ब करके जो है वो प्रोसेस चलाना है और ग्लूकोज की प्रोडक्शन करवा देनी है, ठीक है। अच्छा, एक ऐसा पॉइंट भी आता है दिन में
जिसमें लाइट जो होती है वो ना ज़्यादा होती है ना कम होती है। जिस तरह के हमारे पास होता है शाम का वक्त, ठीक है ना, और एक सुबह जो जब सूरज निकलता है तब, और जब सूरज गरूब होता है, ये दोनों टाइम होते हैं, ठीक है। अब बेसिकली होता क्या है इसमें, ये मैंने एक प्लांट लीफ बना दिया है। लीफ के एक पार्ट के अंदर यहाँ पे हो रही है फोटोसिंथेसिस, ग्लूकोज बन रहा है, ठीक है, और ऑक्सीजन, ठीक है। दूसरे पार्ट में यहाँ पे क्या हो रही है, फोटोसिंथेसिस, और दूसरे पार्ट में हो रही है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे वाटर बनते हैं, और 36 ATP, ठीक है। अब बेसिकली होता क्या है कि जब ये जो डान डस्क का टाइम जो होता है, जिसको कहते हैं कि डान टाइम कौन सा है, जब सूरज निकल रहा होता है, और डस्क का टाइम कौन सा है, जब सूरज गरूब हो रहा होता है। तो इन दोनों टाइम पे क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस का रेट और रेस्पिरेशन का रेट सेम रहता है। ना तो प्लांट बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ना ही बाहर ऑक्सीजन को निकालता है। वो क्यों, आपको पता है फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है और प्लांट बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा होता है। लेकिन इस टाइम पे क्या हो रहा होता है, जो अंदर रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही थी, प्लांट उसी को यूज कर लेता है, ठीक है, ठीक है ना। तो ये इसी को यूज कर लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज बना देगा। और आपको पता है रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो बाहर से स्टोमेटा के जरिए ऑक्सीजन लेनी होती है, क्योंकि इस टाइम स्टोमेटा जो है वो नहीं ले रहे बाहर से ऑक्सीजन। तो प्लांट ने क्या करना है, फोटोसिंथेसिस से बनने वाली ऑक्सीजन को ही यूज कर देना है अपनी रेस्पिरेशन के अंदर, रेस्पिरेशन प्रोसेस में। इसीलिए ना बाहर से कोई चीज ली जा रही है, ना ही बाहर कोई चीज दी जा रही है, प्लांट खुद ब खुद ही खुद को मेंटेन रख रहा है। तो फोटोसिंथेसिस का रेट और रेस्पिरेशन का रेट सेम हो जाता है इस टाइम पे। इसीलिए हम इसको कहते हैं कंपनसेशन पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जहां पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों ही सेम हो जाए, ठीक है। ये कंपनसेशन जो पॉइंट ये होता है, क्यों, आपको पता है कि रेस्पिरेशन तो दिन रात होती ही रहती है, लेकिन फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होती है लाइट की मौजूदगी में। अब होता क्या है, अब लाइट ही डिम है, रेस्पिरेशन तो अपनी फोटोसिंथेसिस की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है रेस्पिरेशन के कंपैरिजन में इन दी प्रेजेंस ऑफ लाइट। अब लाइट कम है तो फोटोसिंथेसिस की स्पीड भी थोड़ी होनी शुरू हो जाती है, ठीक है ना। तो अब एट द एंड क्या हुआ कि रेस्पिरेशन जो है ये अपनी स्पीड पे ही चलती रहती है, लेकिन फोटोसिंथेसिस की स्पीड कम होते होते रेस्पिरेशन की स्पीड के इक्वल आ जाती है, और उस पॉइंट पे जहां पे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन की स्पीड एक दूसरे के इक्वल आ जाती है, उसको हम कंपनसेशन पॉइंट का नाम दे देते हैं, ठीक है। लगी समझ इसकी भी? तो होप सो कि जो ये टॉपिक है इसकी आपको समझ लगी होगी। लेकिन का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है रोल ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस। ये हमारे पास क्लास 11 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 6 बायो एनर्जेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये टॉपिक हम न्यू एडिशन जो है बायोलॉजी का वहाँ से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक में हम वो रोल देखेंगे जो वाटर प्ले करता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, क्लियर। तो अगर आप इक्वेशन देखोगे फोटोसिंथेसिस की, तो आपको पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ये रिएक्टेंट के तौर पर एक्ट करते हैं, ठीक है ना। कि जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, और ऑक्सीजन वहाँ पे रिलीज करवाई जाती है। तो जो रिएक्टेंट के तौर पर कौन सी चीज़ें एक्ट कर रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। और जो ये प्रोसेस हो रहा है ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में हो रहा है और सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। और क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कन्वर्ट करवाया जाता है ग्लूकोज के अंदर, और ऑक्सीजन वहाँ पे रिलीज करवाई जाती है। तो ऑक्सीजन बेसिकली बाय प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस की, ठीक है ना। तो ये वही ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन ये वाली होती है, वही ऑक्सीजन है जो हम इनहेल करते हैं, ठीक है, जो हम जिस ऑक्सीजन के जरिए हम सांस लेते हैं, ये वही ऑक्सीजन जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। तो बेसिकली ये एक बाय प्रोडक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे ना एक कंजर्वेटिव डिबेट शुरू हुई। तो बेसिकली वाटर क्या है, वाटर है सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। वाटर को जब स्प्लिट किया जाता है तो हाइड्रोजन के दो जो वाटर के मॉलिक्यूल है उसको स्प्लिट करने से 4 हाइड्रोजन के एटम होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एक जो है वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन आता है हमारे पास 2 हाइड्रोजन को, ठीक है ना। अगर एक हाइड्रोजन 2 वाटर के मॉलिक्यूल को स्प्लिट करने से ये सब बात है। अगर एक वाटर के मॉलिक्यूल को स्प्लिट करेंगे तो 2 हाइड्रोजन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन और एक जो है वो एटॉमिक ऑक्सीजन आ जाएगा, इस तरह O
की फॉर्म में, इसीलिए हमने दो को स्प्लिट करके बता दिया आपको। तो बेसिकली जो ये वाटर है, वाटर को स्प्लिट करने से हाइड्रोजन आती है। अब इस हाइड्रोजन को यूज किया जाता है फॉर द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वो कैसे? बेसिकली फोटोलाइसिस के जरिए इस वाटर को जो है वो तोड़ा जाता है। वो प्रोसेस फोटोलाइसिस वो प्रोसेस है जिसमें लाइट की मौजूदगी में पानी को तोड़ा जाता है, ठीक है ना। तो अब क्या होता है कि जो हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन आयन जो होगा इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा टुवर्ड NADP, ठीक है। NADP को हाइड्रोजन आयन दे दिया जाता है और कौन सी चीज बन जाती है? NADPH की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है ना। तो अब तो ये NADPH है, इस NADPH का इस्तेमाल किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन के लिए। इस NADPH के हाइड्रोजन को कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ऐड करवाया जाता है और किस चीज की फॉर्मेशन होती है? ग्लूकोज की। अब कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर में जो है वो हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है। इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन की ने मिलके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ग्लूकोज बना देना है, ठीक है ना। वो डिफरेंट रिएक्शंस, मल्टीपल रिएक्शन में से गुजरती है, ठीक है ना, ये प्रोसेस। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? रिडक्शन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होती है और ग्लूकोज बनता है। और वो प्रोसेस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस्ड करवा के ग्लूकोज बनाया जाता है उसको कहा जाता है डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का एक प्रोसेस है और जो है ये टाइप कौन सी है? फोटोसिंथेसिस के अंदर डार्क रिएक्शन है, ठीक है ना। लाइट रिएक्शन में ये सब कुछ बनता है, ATP NADPH बनता है। ये वाला NADPH कहाँ पे बनता है? लाइट रिएक्शन में बनता है। और ये यूज कहाँ पे होता है? डार्क रिएक्शन में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए ताकि उससे ग्लूकोज बनाया जा सके। मैंने ये सारा आपको एक्सप्लेन करूंगी लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के अंदर, ठीक है। तो अब ऑक्सीजन जो है, यहाँ पे ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। अब बेसिकली एक बड़ा ही जो है कंजर्वेटिव थिंग थी चली आ रही थी, वो ये पूछते थे कि ऑफ कोर्स जब फोटोसिंथेसिस होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज होती है, ठीक है ना, वहां पे वाटर भी यूज होता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर भी ऑक्सीजन है, वाटर के अंदर भी ऑक्सीजन है, ठीक है। और जब रिलीज होती है, जो हमारे इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन यूज हो रही थी O2 की फॉर्म, ठीक है ना, सॉरी ये O2 की फॉर्म है। ये O2 जो है ये कहाँ से आ रही है? ये इस कार्बन डाइऑक्साइड से आ रही है, ये इस वाटर से आ रही है। ये एक कंजर्वेटिव डिबेट थी। तो इसी लेक्चर में हम देखेंगे कि कार्बन बेसिकली ऑक्सीजन जो है वो कहाँ से आ रही है, ठीक है ना। अच्छा, जो प्रीवियस ईयर्स थे उसमें ये जाना जाता था कि जो ऑक्सीजन है ये कार्बन डाइऑक्साइड से आती है, ठीक है ना, मोस्टली ये कहते थे। लेकिन कोई कोई ये भी कहता था कि मोस्टली ये वाली सिचुएशन को मानते थे और कोई कोई मानता था कि जो ऑक्सीजन है ये वाटर से आती है, ठीक है ना। सम पीपल इस सिचुएशन को भी मानते थे। उस टाइम पे एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था वैन नील, ठीक है। तो वैन नील ने एक हाइपोथेसिस दी थी, ठीक है ना। वैन नील की हाइपोथेसिस थी जो उसने दी थी 1930 में, ठीक है, 1930 में ये हाइपोथेसिस दी थी। तो वैन नील कहता था कि ऑक्सीजन जो है ये वाटर से ही आती है, ठीक है ना। वाटर यूज्ड जो करते हैं प्लांट, उससे ऑक्सीजन गैस बनती है, ठीक है ना, इस वाटर से, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन आयन जो है वो फर्दर केमिकल रिएक्शन के अंदर चला जाता है। तो ये हाइड्रोजन आयन की प्रोडक्शन होती है, फर्दर केमिकल रिएक्शन के अंदर जाता है, मतलब कि NADPH वगैरह बना देता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन NADP के अंदर ऐड होकर NADPH बना देता है। और इलेक्ट्रॉन्स भी जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को रन करवा के ATP की फॉर्मेशन करवा देते हैं, ठीक है ना। जो ATP और NADPH फर्दर डार्क रिएक्शन में यूज होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है ना। तो जब तक इसको परखा नहीं किया था तो ये एक हाइपोथेसिस थी। उसके बाद इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स होने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोटिंग वैन नील हाइपोथेसिस के वर्ड की। प्लांट स्प्लिट वाटर, प्लांट क्या स्प्लिट करता है पानी को। किस तरह स्प्लिट करता है? प्लांट खुद अपने हाथों से तो नहीं तोड़ता है कि पानी को तोड़ के उसके अंदर जो है वो आइंस के अंदर और मोलिकुलर ऑक्सीजन के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर दे, एटॉमिक ऑक्सीजन बना दे वहां पे। तो प्लांट किस तरह वाटर को तोड़ता है? इन दी प्रेजेंस ऑफ लाइट। और इस प्रोसेस को जिसमें प्लांट जो है वो पानी को तोड़ता है लाइट की मौजूदगी में, उसको फोटोलाइसिस का नाम दिया जाता है। तो प्लांट फोटोलाइसिस के प्रोसेस के जरिए पानी को तोड़ता है, ठीक है ना। तो उसके बाद पानी को स्प्लिट करने से हाइड्रोजन आता है, ठीक है ना, ऑक्सीजन वगैरह आते हैं, ठीक है ना, वहां पे। तो हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन या ऑक्सीजन वगैरह वहां पे रिलीज होते हैं। ऑक्सीजन को, जो रिलीज ऑक्सीजन है, इसको बाय प्रोडक्ट के तौर पर यूज किया जाता है, ठीक है ना। और हाइड्रोजन वगैरह वहां पे प्रोड्यूस होते हैं जो कि रिड्यूस करते हैं NADPH को।
ठीक है, NADPH की फॉर्मेशन वहाँ पे होती है। अच्छा, वैन नील हाइपोथेसिस के बाद एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया गया जिसने ये बताना है कि बेसिकली जो ऑक्सीजन है वो वाटर से ही आती है। ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ साइंटिस्ट ने दिया था 1940 में, ठीक है ना। इस एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के मुताबिक इस चीज़ का प्रूफ दिया गया था कि बेसिकली ऑक्सीजन जो है वो वाटर से ही आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह से ये ऑक्सीजन नहीं आ रही है। जो हमारे पास ऑक्सीजन जो है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो है यूज़ की जा रही है, इनहेलेशन के लिए यूज़ की जा रही है, ये बेसिकली पानी वाली ऑक्सीजन है। तो बेसिकली इसमें हुआ क्या था कि 2 ग्रुप्स लिए थे प्लांट्स के साइंटिस्ट ने, ठीक है ना। अच्छा, तो आइसोटोप को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। कौन सी आइसोटोप को? ऑक्सीजन O18 को, ठीक है ना। O18 को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया गया था, ठीक है ना। तो अब इस आइसोटोप मोस्टली ट्रेसर्स होते हैं ना, ठीक है ना। किसी भी चीज़ को आपने ट्रेस करना हो किसी भी जगह पर तो आइसोटोप्स का यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि 2 प्लांट से एक ग्रुप 1 का प्लांट है और दूसरा ग्रुप 2 का प्लांट है। जो ग्रुप 1 के प्लांट्स है उसके अंदर उसने क्या किया कि उसके जो वाटर का ऑक्सीजन था ना उसको नॉर्मल ऑक्सीजन को आइसोटोपिक ट्रेसर के साथ रिप्लेस कर दिया है, H2O, ठीक है ना। और यहाँ पे इसने इस ऑक्सीजन के अंदर इसने कौन सा आइसोटोपिक ट्रेसर यूज़ किया, और दूसरा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है ना। नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड जो नॉर्मल ऑक्सीजन है यहाँ पे, ठीक है ना। ये ग्रुप 1 के प्लांट है जो कि जो आइसोटोपिक ऑक्सीजन वाले वाटर यूज़ कर रहे हैं और नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ कर रहे हैं। दूसरे ग्रुप 2 के प्लांट के अंदर उसने वाटर जो था वो नॉर्मल लिया और कार्बन डाइऑक्साइड जो था वो CO218 मतलब कि आइसोटोपिक ट्रेसर वाला जो था, आइसोटोपिक ऑक्सीजन वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो यूज़ की। अब बेसिकली ये प्लांट्स जो है वो नॉर्मल फोटोसिंथेटिक प्रोसेस कर रहे हैं। अब नेक्स्ट जो है इनसे प्रोडक्ट जो बनता है वो ऑफ कोर्स आपको पता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मौजूदगी में क्या बनना है, ग्लूकोज बनना है, और वहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो यूज बाय प्रोडक्ट के तौर पर जो है वो निकलनी है, ठीक है ना। तो अब बेसिकली देखा गया कि जो ग्रुप 1 के प्लांट है ना उसका जो ऑक्सीजन है वो कौन सा है, आइसोटोपिक ऑक्सीजन है, ठीक है ना। और ग्रुप 2 के प्लांट के अंदर ऑक्सीजन जो था वो ना वो नॉर्मल है, ठीक है ना। कौन सा है, CO2 है। अच्छा, मैं नीचे आपको इक्वेशंस अब दिखाती हूँ जिसके ज़रिए आपने खुद बताना है मुझे कि कौन सा के वाटर है एज ए सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, कि कार्बन डाइऑक्साइड है एज ए सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ग्रुप 1 के अंदर हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाया गया, वाटर के अंदर जो आइसोटोपिक ट्रेसर था वो ऑक्सीजन का O18 यूज़ किया गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या बना, ग्लूकोज। नेक्स्ट क्या बना, ग्लूकोज बना, वहां पे वाटर की फॉर्मेशन हुई, और आगे जो है ऑक्सीजन वो कौन सा बना, O218, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि जिस वाटर के अंदर आइसोटोपिक ऑक्सीजन यूज किया गया है उसी वाटर के रिएक्शन से नेक्स्ट जो है वो जो ऑक्सीजन की फॉर्मेशन हुई है वो भी आइसोटोपिक ऑक्सीजन है, मतलब कि इस वाटर के स्प्लिट करने से ही ये ऑक्सीजन आई है, ठीक है ना। दूसरे ग्रुप में जहाँ पे आपने आइसोटोपिक ट्रेसर ऑक्सीजन जो यूज़ किया था कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है ना, उसमें जो ऑक्सीजन बनी है वो नॉर्मल ऑक्सीजन है, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो ग्लूकोज बना है O18 वाला है, इसके अंदर जो वाटर बना है वो भी O18 वाला है। तो इस इक्वेशन से आपको पता लग रहा है कि जहाँ पे आइसोट्रोपिक ट्रेसर वाला वाटर यूज़ किया गया है वहीं पे ही आइसोटोपिक ऑक्सीजन की प्रोडक्शन होती है, और जहाँ पे नॉर्मल वाटर यूज़ किया है वहाँ पे नॉर्मल ऑक्सीजन की प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है। तो बेसिकली वाटर से ही ऑक्सीजन आ रही है, ठीक है ना। यहाँ पे जो है ग्लूकोज आइसोटोपिक ऑक्सीजन वाला है, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आइसोटोपिक ऑक्सीजन वाला यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे अगर यहाँ इस कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन आ रही होती तो ये वाला ऑक्सीजन यहाँ पे होना था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे तो सिंपल ऑक्सीजन है जो कि वाटर के अंदर है, ठीक है ना। तो इस तरह एक जनरल सा एक्सपेरिमेंट किया गया था। लगी समझ इसकी भी। तो इस एक्सपेरिमेंट के मुताबिक क्या था कि वाटर जो है वो ऑक्सीजन की प्रोडक्शन के अंदर अहम किरदार अदा कर रहा है। जनरल फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वो कहते हैं कि वाटर जो है वो स्प्लिट करता है और कौन सी चीज़ की प्रोडक्शन करवा देता है, वही बात जो मैंने फोटोलाइसिस में बताई थी कि वाटर ने स्प्लिट करके क्या बनाना है, हाइड्रोजन आयन, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन, एक मॉलिक्यूल है वाटर का, और एटॉमिक ऑक्सीजन, 2 एटॉमिक ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो क्या बन जाता है, एक मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बन जाता है, ठीक है, जो हम इनहेल करते हैं। तो ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे प्रोड्यूस होता है इसने क्या करना है, इसने जाकर रिड्यूस करना है कोएंजाइम निकोटीन अमाइड
डाई न्यूक्लियोटाइड फोस्फेट, एन से निकोटीन, ए से एमाइड, डी से डाई न्यूक्लियोटाइड, पी से फोस्फेट, इसको रिड्यूस करके मतलब कि हाइड्रोजन ने इसके अंदर ऐड हो जाना है। तो NADP के अंदर जब हाइड्रोजन की एडिशन होनी है तो क्या बन जाना है, NADPH की फॉर्मेशन हो जानी है। इस NADPH मतलब कि रिड्यूस्ड फॉर्म है ना, हाइड्रोजन की एडिशन के प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। तो इस रिड्यूस्ड फॉर्म ने कोएंजाइम NADPH ने क्या करना है, इसने इसके पास ये रिड्यूसिंग पावर है कि इसने नेक्स्ट जाके अपना हाइड्रोजन किसको दे देना है, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर देना है। इस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जब हाइड्रोजन की एडिशन की जो है वो एडिशन होनी है तो कौन सी चीज बन जाती है, नेक्स्ट शुगर, ठीक है, ग्लूकोज की फॉर्मेशन करवा देनी है। ठीक है, लगी समझ इसकी भी। तो आई होप सो कि जो ये कॉन्सेप्ट था रोल ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस की आपको समझ लगी होगी। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है रोल ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ये हमारे पास क्लास 11 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 6 बायो एनर्जेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना, तो इस टॉपिक के अंदर हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है ना, उसके अलावा क्लोरोफिल की डिटेल डिस्कशन देखेंगे, एसेसरी पिगमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है ना, तो ये सारा जो एक लॉन्ग लेक्चर बन जाएगा। ठीक है ना, तो एक टोटल डिस्कशन जो होगी इसकी हम बहुत एक्सप्लेनेशन से देखेंगे। आपके बुक के हिसाब से मैं सारा पढ़ाऊंगी आपको। ठीक है ना, क्लास 11 बायोलॉजी के हिसाब से जो न्यू एडिशन है PTB का, उसी के हिसाब से मैं सारा आपके सामने एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, तो बेसिकली फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है क्या, ये कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कहाँ पे होते हैं, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन क्या है, ठीक है ना, आपको ने एक टर्म पढ़ी थी मैट्रिक में, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट वो ऑर्गेनेली होती है जिसने फोटोसिंथेसिस करवानी होती है। ठीक है ना, तो अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन सी चीज़ मौजूद होते हैं, आपने देखे थे ग्रेना। ठीक है ना, ग्रेना, स्टैक ऑफ थैलाकॉइड इज ग्रेना। थैलाकॉइड क्या है, उस ग्रेना का एक सिंपल सी, वो आपने देखा था कि वो कहता है कि कॉइन्स की तरह लगी होती हैं, एक चपटियाँ सी लगी होती हैं, कॉइन्स लगे होते हैं एक दूसरे के ऊपर नीचे, और उसको ग्रेना का नाम देते हैं। और एक कॉइन को नाम दिया जाता है थैलाकॉइड का। इस एक थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर जो है कुछ मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं जिनको कहा जाता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। ठीक है, तो इन पिगमेंट के बगैर प्लांट कभी भी सनलाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट नहीं करवा सकता। तो ये एक लाइट अब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल है जो कहाँ पे मौजूद होते हैं, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर ऑफ थैलाकॉइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं, जो कि कौन से होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो पाई जाती है। तो वहाँ पे ये मौजूद होते हैं कुछ लाइट अब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है ना, इन्होंने क्या करना होता है, इन्होंने स्पेसिफिक वेवलेंथ की सनलाइट को कैप्चर करना होता है। ठीक है, कैप्चर करने के बाद फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलाना होता है। तो बेसिकली ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो होते हैं ये क्या करेंगे, इन्होंने लाइट एनर्जी को कैप्चर करना होता है। ठीक है, लाइट एनर्जी को कैप्चर करने के बाद क्या करना होता है, उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करवाना होता है केमिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है ना, केमिकल एनर्जी के अंदर उसकी कन्वर्जन करवा देनी होती है। क्लियर। अब बेसिकली होता क्या है कि लाइट एनर्जी को ये पिगमेंट्स कौन से हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट या फिर कुछ एसेसरी पिगमेंट, फाइकोबिलिन हो गए। ठीक है ना, ये सारे जो एसेसरी पिगमेंट कैरोटिनॉइड्स हो गए। ठीक है ना, फाइकोबिलिन और कैरोटिनॉइड जो है वो एसेसरी पिगमेंट है, और जो नेसेसरी वाला जरूरी वाला है वो क्लोरोफिल है। तो अब इस क्लोरोफिल और जो ये एसेसरी पिगमेंट है ये सनलाइट एनर्जी को कैप्चर करते हैं। ठीक है, और इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्साइट हो रहते हैं। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पहुंचते हैं, रिएक्शन सेंटर में। रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन को जो है नेक्स्ट भी रहता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए, और जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरते हैं तो वहाँ पे ATP और NADPH की फॉर्मेशन करवाई जाती है। तो इस तरह जो ये है ये केमिकल एनर्जी हमारे पास आ जाती है लाइट एनर्जी की हेल्प से। ठीक है ना, और ये जो क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन वगैरह हैं वो मूवमेंट करने से ATP वगैरह की फॉर्मेशन करते हैं, या फिर NADP के साथ जब हाइड्रोजन मिलता है तो इलेक्ट्रॉन भी साथ शामिल होकर क्या बनाता है, NADPH की फॉर्मेशन करवा देता है। तो ये हमारे पास केमिकल एनर्जी होती है जिसको केमिकली हम यूज़ कर सकते हैं फॉर
परफॉर्मिंग डिफरेंट प्रोसेसेस लाइक जो है वो हमारे पास है जो डार्क रिएक्शन चलता है फोटोसिंथेसिस का, वो इन्हीं की हेल्प से चलता है। इन्हीं को यूज़ करते हुए डार्क रिएक्शन में शुगर बनाई जाती है, ठीक है ना। तो क्लियर लगी समझ इसकी भी। तो हम डिटेल डिस्कशन भी देखेंगे, ठीक है ना। ये लाइट रिएक्शन, ये वाला लाइट रिएक्शन का प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का, ये भी हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। डार्क रिएक्शन भी पढ़ेंगे कि किस तरह इनको यूज़ करके शुगर बनाई जाती है। तो वन बाय वन हम वो स्टडी करेंगे। इसमें हमने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की बात करनी है, तो मैं उसकी आपको डिटेल डिस्कशन दे दूंगी, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं यहाँ पे पिगमेंट टाइप्स की। पिगमेंट्स की कितनी टाइप्स होती हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली पिगमेंट्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक है क्लोरोफिल ए, ठीक है, जो कि नेसेसरी पिगमेंट है। सबसे ज़्यादा जो हम कहेंगे कि इनका जो महाराजा है ना, वो क्लोरोफिल ए है। बाकी सारे जो हैं ये इसके काम करने वाले हैं, ठीक है ना। ये काम करने वाले हैं, ये सारे एनर्जी इकट्ठी करके अपने बादशाह यानी कि क्लोरोफिल ए को दे देते हैं। उसके बाद क्लोरोफिल बी भी इसका गुलाम है, सेंथोफिल भी इसका गुलाम है, कैरोटीन भी इसका गुलाम है, ठीक है ना। ये सारे एनर्जी एब्जॉर्ब करते रहते हैं और इसको देते रहते हैं। और ये नेक्स्ट जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजार के एटीपी की फॉर्मेशन करता रहता है। तो इस तरह जो है ये यूज़ किया जाता है क्लोरोफिल ए यानी कि नेसेसरी पिगमेंट को फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। के इलेक्ट्रॉन तो इसी में से निकल के जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से ही निकल के गया है, तो नेक्स्ट यूज़ हुआ है। तो ये पिगमेंट की टाइप्स में अगर आपने कहना है कि अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड में या उस तरह आ जाता है किसी टेस्ट में कि पिगमेंट कितनी टाइप के होते हैं, तो आपने कहना है सिवरल काइंड्स के होते हैं। जो फेमस है वो है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीन्स, ठीक है। मुख्तलिफ पिगमेंट मुख्तलिफ वेवलेंथ की लाइट को ऑब्जॉर्व करते हैं, ठीक है ना। मुख्तलिफ तरह के पिगमेंट जो हैं वो मुख्तलिफ तरह की वेवलेंथ की लाइट को ऑब्जॉर्व करेंगे, ठीक है ना। वो भी हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो लाइट आ रही होती है ना सन से, वो पार्टिकल्स की फॉर्म में, वो पैकेट्स की फॉर्म में होती हैं। तो फोटोन्स उसको हम कहते हैं, उस पैकेट्स को फोटोन कहते हैं। फोटोन्स आर पार्टिकल ऑफ लाइट इन द फॉर्म ऑफ पैकेट कमिंग फ्रॉम द सन, ठीक है। ये सन से आ रही होती है और ये पार्टिकल्स लाइट के होते हैं जो पैकेट्स की फॉर्म में सन से आ रहे होते हैं, और इनको यूज करते हुए नेक्स्ट प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। एट ए टाइम भी वहां पे आ रहे होते हैं। तो पिगमेंट मॉलिक्यूल ने एक फोटोन एक ही टाइम में अब्जॉर्ब करना होता है। अगर आपको आ जाए कि क्लोरोफिल ने कितने फोटोन अब्जॉर्ब करने हैं एक वक्त में, तो आपने कहना है एक वक्त में उसने एक फोटोन ही अब्जॉर्ब करना है। तो पिगमेंट मॉलिक्यूल एक वक्त में एक फोटोन ही अब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद वो बात करता है कि थोड़ी डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हैं ब्लू लाइट और रेड लाइट के। तो ब्लू लाइट जो होती है उसकी वेवलेंथ होती है थोड़ी, तो इसका एनर्जी लेवल क्या होता है, ज़्यादा। रेड लाइट जो होती है इसकी वेवलेंथ जो होती है वो होती है ज़्यादा, ठीक है। और इसका एनर्जी लेवल जो होगा वो होगा क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। एनर्जी लेवल ज़्यादा है वो क्यों, क्योंकि जो शॉर्ट वेवलेंथ वाली लाइट्स होती हैं उसके फोटोन्स ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, मोर एनर्जेटिक फोटोन्स, ठीक है। शॉर्ट वेवलेंथ वाली लाइट के फोटोन्स भी ज़्यादा जो है वो एनर्जेटिक होंगे। जब एनर्जेटिक फोटोन ज़्यादा होंगे तो उन फोटोन ने इलेक्ट्रॉन को भी ज़्यादा हाई एनर्जी लेवल तक एक्साइट करवा देना है, क्योंकि उसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो जैसे ही वो क्लोरोफिल या फिर किसी भी पिगमेंट के ऊपर गिरेंगी तो वो इलेक्ट्रॉन के भी एक्साइट हो जाएगा टू हाई एनर्जी लेवल, क्योंकि वो ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को भी एक्साइट करवा देंगे टू हाई एनर्जी लेवल। क्लियर लगी समझ। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो शॉर्ट वेवलेंथ वाली फोटोन वाली लाइट होगी यानी कि ब्लू लाइट, ये ज़्यादा अफेक्टिव ज़्यादा अच्छा काम कर देती है एज कम्पेयर टू दी रेड लाइट लॉन्ग वेवलेंथ वाली लाइट से, ठीक है। अदरवाइज ये दोनों ही जो हैं वो अफेक्टिव है फोटोसिंथेसिस के लिए। ये मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ किस तरह, ठीक है। तो बेसिकली अब हम क्लोरोफिल की बात करते हैं। तो क्लोरोफिल है क्या, क्लोरोफिल एक लिपिड मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। इसको लिपिड मॉलिक्यूल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी एक साइड जो है वो लिपिड सल्यूबल होती है, हाइड्रोफोबिक होती है। वो क्या होती है, इसकी टेल हाइड्रोफोबिक
टेल जो होगी वो लिपिड सल्यूबल होती है, लिपिड से मिलके बनी होती है, इसीलिए हम कहते हैं कि ये क्या है हमारे पास, ये लिपिड लिपिड मॉलिक्यूल है। ठीक है ना, टोटली लिपिड से नहीं मिलके बना होता, क्योंकि जो इनकी जो इसका हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, लेकिन टेल जो है हाइड्रोफोबिक है, इसकी वजह से इसको लिपिड सल्यूबल मॉलिक्यूल या लिपिड मॉलिक्यूल का नाम दे दिया जाता है। क्लोरोफिल की डिफरेंट काइंड्स है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी। ठीक है, बेसिकली क्लोरोफिल ए बी सी डी ये कहाँ पे पाए जाते हैं, प्लांट्स के अंदर या फिर अलगा के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, तो उसके अलावा अगर हम बात करें क्लोरोफिल एक तो इस टाइप के होते हैं, और एक क्लोरोफिल वो होते हैं जो बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं, तो वो है बैक्टीरिया क्लोरोफिल। तो अगर आपको पूछा जाए ना कि काइंड्स ऑफ क्लोरोफिल, टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल, तो आपने कहना है क्लोरोफिल की सिवरल टाइप्स हैं, क्लोरोफिल ए बी सी डी पाए जाते हैं प्लांट्स और अलगा में, बैक्टीरिया क्लोरोफिल भी क्लोरोफिल की ही टाइप है और ये पाई जाती है बैक्टीरिया के अंदर। क्लियर। अच्छा, अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल की। ठीक है ना, तो आप देख सकते हो कि क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर देती हूँ। तो बेसिकली क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर दो पार्ट्स के ऊपर कंसिस्ट करता है। एक है इनका हाइड्रोफिलिक हेड। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या है कि ये पानी में अब्जॉर्ब हो सकता है, पानी में जो है वो जज़ब हो सकता है। दूसरा है हाइड्रोफोबिक टेल। हाइड्रोफोबिक टेल का मतलब क्या है कि ये लिपिड से मिलकर बनी हुई है और वाटर रिपेलेंट है, वाटर हेटर है। फिलिक मीन लविंग, वाटर लविंग। ठीक है ना, हाइड्रोफिलिक और फोबिक मीन हेटर, वाटर हेटर, हाइड्रोफोबिक। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये यहाँ पे ये कौन सी, ये इसका हेड है, और ये जो है नीचे मैं आपको भी दिखाती हूँ, ये इसकी टेल है जो मैंने ग्रीन कलर से मार्क की हुई है, ये हेड है और ये टेल है। ठीक है ना, ठीक से देख लिया आपने। तो बेसिकली जो इसका हाइड्रोफिलिक हेड है, इसकी सबसे पहले हम बात करते हैं, पहले यही है ना। तो ये मिलके बना होता है किससे, एक रिंग है जिसको कहा जाता है पोरफायरिन रिंग। ठीक है, ये क्या है, ये इसकी पोरफायरिन रिंग है। ठीक है ना, तो ये इस पोरफायरिन रिंग से ये हेड मिलके बना हुआ है। ठीक है ना, तो ये फायरन रिंग जो कलेक्टिवली है, ये मिलके बनी है चार रिंग से, एक दो तीन चार, इन चारों रिंग से ये पोरफायरन रिंग मिलके बनी हुई है। वो उन चारों रिंग्स को नाम क्या दिया जाता है, पायरोल रिंग्स। तो जो क्लोरोफिल जो हाइड्रोफिलिक हेड ऑफ क्लोरोफिल इज मेड अप ऑफ पोरफायरन रिंग। ठीक है ना, क्लियर। तो ये पोरफायरन रिंग अगर हम मोर डिस्क्राइब करें तो ये पोरफायरन रिंग इज मेड अप ऑफ 4 पायरोल रिंग्स। ठीक है, 4 पायरोल रिंग से ये मिलके बनी होती है, और जो चारों पायरोल रिंग है, 1 2 3 4, इनको इकट्ठा किया जाता है बाय मीन्स ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एटम से इनको इकट्ठा किया जाता है, सेंटर में मैग्नीशियम एटम होना चाहिए। ठीक है, तो क्लोरोफिल ए में जो सेकंड पायरोल रिंग होती है, ठीक है ना, आप देखोगे ये पहली पायरोल रिंग है, ये दूसरी है, ये तीसरी है और ये चौथी है। तो जो दूसरी पायरोल रिंग होती है क्लोरोफिल ए में, उसके पास जो ये आर ग्रुप है ना, उसकी जगह पे, आर ग्रुप की जगह पे क्या होगी, मिथाइल ग्रुप CH3 होगा। ठीक है ना, तो उसके अलावा अगर हम बात करें क्लोरोफिल बी में, क्लोरोफिल बी में इस जो आर ग्रुप है, इसकी जगह क्या होता है, CHO, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप। अब मैं यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि क्लोरोफिल ए में जो आर है वहाँ पे क्या होता है, मिथाइल ग्रुप CH3, और क्लोरोफिल बी में जो आर है, मतलब कि सेकंड जो सेकंड रिंग के ऊपर जो लगा हुआ है ग्रुप, वो कौन सा है, एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा। ठीक है ना, मिथाइल ग्रुप और एल्डिहाइड, आपने ये बात याद रखनी है। अगर आपको क्लोरोफिल ए और बी में डिफरेंस पूछ लिया जाए तो आपने ये जरूर डिस्क्राइब करना है वहां पे। ठीक है ना, ठीक है। तो पोरफायरिन रिंग का काम क्या है, इसने क्या करना होता है, इसने लाइट को अब्जॉर्ब करना होता है। ठीक है ना, ये इट इज इन्वॉल्व इन दी अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। ठीक है, उसके बाद वो बात करते हैं कि जो टेल होती है, टेल किससे मिलके बनी होती है, हाइड्रोफोबिक होती है, और ये हाइड्रोकार्बन चेन से मिलके बनी होगी। ठीक है ना, और ये क्या करता है, इसका काम क्या है टेल का, अच्छा इसका हाइड्रोफिलिक हेड का काम है लाइट अब्जॉर्ब करवाना। तो टेल का काम क्या होगा, टेल ने क्या करना है, इसने एंकरिंग करवानी है मॉलिक्यूल की, इसने एंकर करना है मॉलिक्यूल को थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर। क्लियर।
तो यहाँ पे मैंने नोट्स भी बना दिए हैं हाइड्रोफोबिक के टेल के। वो कहते हैं कि हाइड्रोकार्बन चेन होती है, मतलब कार्बन हाइड्रोजन से मिलके बनी होती है ये चेन, ठीक है ना। हाइड्रोकार्बन मतलब कि लिपिड सोल्यूबल होगी, लिपिड से मिलके बनी हुई होगी, ठीक है ना। तो उसके बाद वो कहता है कि इसका काम क्या है, इसने मोलिक्यूल को थैलाकॉइड मेम्ब्रेन जो होती है क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर एंकर करवा के रखना है, क्लोरोफिल मोलिक्यूल को वहाँ पे धंसा के रखना है किसने, इसकी हाइड्रोफोबिक टेल ने, ठीक है। क्योंकि ये उस मेम्ब्रेन के अंदर अब्जॉर्ब नहीं हो सकती, वाइल जो हेड है वो अब्जॉर्बिंग है, ठीक है, वो अब्जॉर्ब हो सकता है, ठीक है। अलग ही समझ इसकी भी हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का मेनली फंक्शन क्या है, तो इसने क्या करना है, इसने वायलेट ब्लू और ऑरेंज रेड वेवलेंथ की लाइट को अब्जॉर्ब कर लेना है। लेकिन ये इसी वेवलेंथ की लाइट को क्यों अब्जॉर्ब करती है? अच्छा, अब क्लोरोफिल के अंदर ना वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना वो एनर्जी लेवल के हिसाब से अरेंज्ड हैं, कि ये अरेंज्ड है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल के, कि इसका इतना एनर्जी लेवल है, इसका इतना है, इसका थोड़ा कम है, इसका बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो अब बेसिकली इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाना होता है तो लाइट वही अब्जॉर्ब करवाती है जो इनके एनर्जी लेवल के साथ एग्जैक्टली उस लाइट की एनर्जी मैच कर जाए। मतलब लाइट की एनर्जी भी उतनी ही हो जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाने के लिए, ठीक है ना। तो उसके बाद कहते हैं कि ये एनर्जी परफेक्टली मैच करती है उस एनर्जी के साथ जो रिक्वायर होती है इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाने के लिए क्लोरोफिल। तो आपको पता है ना कि जो ये वाली हमारे पास लाइट होती है वायलेट ब्लू और ऑरेंज रेड लाइट, ठीक है ना, इनकी वेवलेंथ्स जो है वो थोड़ी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू दी ग्रीन लाइट, ठीक है ना। तो उसकी वेवलेंथ के मुकाबले में, जिसकी वजह से इनकी जो वेवलेंथ्स होती हैं वो एग्जैक्टली मैच जब कर जाती हैं क्लोरोफिल के अंदर रिक्वायर्ड के इलेक्ट्रॉन को रिक्वायर्ड एनर्जी के मुताबिक, तो ये वहाँ से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाने में जो है वो जो अच्छी हेल्पफुल साबित होती हैं, ठीक है ना। इसीलिए इनको अफेक्टिव माना जाता है फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाने के लिए हेल्प करनी होती है। इसके अलावा वो कहते हैं कि ग्रीन वेवलेंथ जो होती है लाइट की, इसको ये एक्साइट नहीं करवा सकती इलेक्ट्रॉन को, ये मोस्टली ट्रांसमिट करवा दी जाती है या फिर रिफ्लेक्ट करवा दी जाती है। अच्छा, बेसिकली जो ग्रीन वेवलेंथ होती है लाइट की, इसके अंदर एनर्जी जो होती है वो बहुत हाई लेवल की नहीं होती, तो ये इंटरमीडिएट एनर्जी होती है। इसकी एनर्जी जो है वो नहीं मैच करती है रिक्वायर्ड जो एनर्जी गैप होता है क्लोरोफिल के अंदर उसके साथ, तो जिसकी वजह से अब्जॉर्ब के होने की बजाय इसको जो है वो रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है या फिर ट्रांसमिट कर दिया जाता है। इसीलिए प्लांट्स जो हैं वो अपीयर होते हैं में ग्रीन, ठीक है ना। अच्छा, अब हम बात करते हैं एसेसरी पिगमेंट्स की, ठीक है ना। तो एसेसरी पिगमेंट्स कौन से पिगमेंट्स होते हैं, वो पिगमेंट जो क्लोरोफिल के अलावा होते हैं, ठीक है ना। प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल ए के अलावा बाकी सारे पिगमेंट जो हैं वो एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं, ठीक है ना। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो लाइट अब्जॉर्बिंग पिगमेंट्स अदर देन क्लोरोफिल ए दैट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस बाय कैप्चरिंग एडिशनल वेवलेंथ ऑफ लाइट, मतलब कि लाइट की एडिशनल वेवलेंथ को ये अब्जॉर्ब करते हैं जो वेवलेंथ क्लोरोफिल ए से अब्जॉर्ब नहीं हो पाती, वो एक्सेसरी पिगमेंट को करते हैं, वो एडिशनल वेवलेंथ होती है। एडिशनल वेवलेंथ का मतलब क्या है कि एक प्रॉपर किस्म की वेवलेंथ क्लोरोफिल ए ने अब्जॉर्ब कर लेनी है, बाकी जो बच जाती है वो एडिशनल है, ठीक है ना। वो जो है वो बाद में यूज़ की जा सकती है, तो वो कौन अब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्लोरोफिल बी वगैरह और कैरोटीन और उसके अलावा जेंथोफिल फाइकोबिलेंस वगैरह जो कि एक्सेसरी पिगमेंट है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें एक्सेसरी पिगमेंट की, तो वो है हमारे पास क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, जेंथोफिल, ठीक है ना। ये कैरोटीन और जेंथोफिल कलेक्टिवली क्या है, ये हैं कैरोटिनॉइड्स जो कि प्लांट्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा फाइकोबिलेंस वगैरह के हैं, ये एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं। तो ये जो क्लोरोफिल बी और कैरोटिनॉइड यानी कि कैरोटीन और जेंथोफिल वगैरह ये आपको प्लांट्स के अंदर देखने को मिलेंगे। अगर हम फाइकोबिलेंस की बात करें, ठीक है ना, ये आपको रेड एल्गा और साइनोबैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलेंगे। बेसिकली अगर हम फाइकोबिलिन की बात करें तो ये वाटर सल्यूबल पिगमेंट्स जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं, साइनोबैक्टीरिया के क्लोरोप्लास्ट के अंदर और रेड एल्गा के क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है ना। तो ये बेसिकली अगर हम बात करें इनकी फार्म की, तो अगर हम रेड एल्गा की बात करें तो उसमें फाइकोबिलिन होते हैं, फाइको एरिथ्रिन इज दी फाइकोबिलिन फाउंड इन दी रेड एल्गा। और अगर हम सियानोबैक्टीरिया की बात करें तो वो फाइकोसियानिन है, फाइकोसियानिन इज दी
फाइकोबिलिन इन साइनोबैक्टीरिया, ठीक है ना। साइनोबैक्टीरिया के क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो पिगमेंट होता है वो फाइकोसियानिन होता है, ठीक है। और रेड अलगा के क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो इंपॉर्टेंट पिगमेंट होगा वो फाइकोएरिथ्रिन होगा। तो बेसिकली क्या होता है कि लाइट जो आती है, लाइट एनर्जी, क्लोरोफिल ए तो बहुत अपनी मैक्सिमम अमाउंट की लाइट एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर लेता है, वाइल द रेस्ट जो होती है वो एक्सेसरी पिगमेंट ऑब्जॉर्व कर लेते हैं और वो भी ऑब्जॉर्व कर करके क्लोरोफिल ए को देते रहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि एफिशिएंटली ज़्यादा से ज़्यादा लाइट एनर्जी को ऑब्जॉर्व किया जा सकता है इन जो थोड़े से टाइम में, ठीक है ना, थोड़े से टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा लाइट एनर्जी को ऑब्जॉर्व किया जा सकता है। क्लियर। तो ऑर्डर ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी जो होता है एक्सेसरी पिगमेंट का वो इस तरह होता है कि कैरोटिनॉइड अब्जॉर्ब करते हैं मैक्सिमम एनर्जी को, क्लोरोफिल बी अब्जॉर्ब करती है, कैरोटिनॉइड अब्जॉर्ब करके अपनी एनर्जी भी क्लोरोफिल बी को देते हैं, क्लोरोफिल बी ने भी ऑलरेडी अब्जॉर्ब की होती है और बहुत ज़्यादा एनर्जी का बंडल जो है बना बनाया है वो क्लोरोफिल ए को दे दिया जाता है और क्लोरोफिल ए ने नेक्स्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके जो है वो प्रोसेस चला देना होता है लाइट रिएक्शन का, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन को जल्दी से जल्दी इस तरह एक्साइट करवाया जा सकता है। क्लियर। तो अब हमने एक्सेसरी पिगमेंट की भी बात कर ली, अब हम बात करते हैं अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की। तो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एक ग्राफ होता है, ठीक है ना। तो ये एक ग्राफ है जो ये बताएगा कि कौन सी वेवलेंथ जो लाइट की है वो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल कितना अब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना। तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो है वो वेवलेंथ रख दी जाती है, ठीक है, नैनोमीटर में, और वाई एक्सिस के अलोंग क्या रख दिया जाता है, अब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। तो इसको देखते हुए बताया जाता है कि ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है ना। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग आ गई वेवलेंथ और वाई एक्सिस के लॉन्ग आ गई अब्जॉर्प्शन। तो इसको देखते हुए एक ग्राफ ड्रा किया जाता है कि कितनी वेवलेंथ की लाइट को अब्जॉर्ब किया है क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल ने, और इस ग्राफ प्लॉटिंग को कहा जाता है अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। अच्छा, ये होती है नैनोमीटर में। तो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के मुताबिक, ठीक है ना, जो क्लोरोफिल का अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है उसके मुताबिक जो वायलेट, ब्लू और ऑरेंज, रेड जो स्पेक्ट्रम की लाइट होती है उसको स्ट्रॉन्गली अब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है ना। इनकी स्ट्रॉन्गेस्ट अब्जॉर्प्शन होती है, तो इनके ग्राफ भी पीक पे होते हैं कि यहाँ पे अगर आ गई है नैनोमीटर की लाइट जो है वो हमारे पास है ब्लू, 430 नैनोमीटर है यहाँ पे लाइट का, ब्लू लाइट है, तो स्पेक्ट्रम जो अब्जॉर्प्शन मैक्सिमम हुई तो ग्राफ प्लॉटिंग ऊपर को उठ गई। उसके बाद फिर नीचे आ गई कि ग्रीन लाइट आ गई है। उसके बाद फिर आती है लाइट 670 नैनोमीटर वाली, वो कौन सी होती है, हमारे पास रेड लाइट। तो साथ ही जो है ग्राफ प्लॉटिंग ऊपर को उठ गई है, ठीक है ना, अब्जॉर्प्शन मैक्सिमम हो गई है। तो रेड, ब्लू लाइट और रेड लाइट, इनकी मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन होती है क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल पे में, ठीक है ना। क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल इनको मैक्सिमम अब्जॉर्ब करता है। ब्लू लाइट की है 430 नैनोमीटर, तो मैंने बताया था 430 पे ग्राफ की जो प्लॉटिंग है वो पीक पे चले जाएगी। और उसके अलावा क्या है यहाँ पे रेड लाइट 670 नैनोमीटर, तो मैंने यहाँ पे 670 भी लिखा है कि 670 पे ग्राफ प्लॉटिंग ऊपर को चलेगी है। तो इन किसकी ग्राफ प्लॉटिंग है, ये क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल की अब्जॉर्प्शन की ग्राफ प्लॉटिंग है, ठीक है ना। लगी समझ इसकी। तो उसके अलावा जो है वो जो कैरोटिनॉइड्स होती हैं इनकी अब्जॉर्प्शन डिफरेंट होती हैं एज कम्पेयर टू दी क्लोरोफिल के, डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को डिफरेंटली अब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। ये सारा मैंने पिंक से ड्रा कर दिया इसलिए कंफ्यूज नहीं होता। तो ये 430 नैनोमीटर की लाइट है, ये 670 नैनोमीटर की वेवलेंथ है, ठीक है ना। और यहाँ पे जिस तरह अब्जॉर्प्शन हो रही है क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल में, तो 430 पे भी जो कि ब्लू लाइट है मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ही, तो ग्राफ प्लॉटिंग को ऊपर कर दिया। ये दरमियान में जो हिस्सा है वो कौन सा है, ये हमारे पास ग्रीन रीजन है, ठीक है ना। यहाँ पे 500 से 550 नैनोमीटर के दरमियान में जो है वो ग्रीन लाइट आती है, ठीक है ना। और ये ग्रीन लाइट अफेक्टिवली अब्जॉर्ब नहीं करते क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से ये रिफ्लेक्ट करवा दी जाती है। और यहाँ पे ग्राफ प्लॉटिंग जो है वो जीरो ही है, नीचे की तरफ ही है, ठीक है ना। वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के बराबरी में है, ठीक है ना। वाई एक्सिस के ऊपर को नहीं उठ रही, एक्स एक्सिस की बिल्कुल ही स्ट्रेट आ गई ग्राफ प्लॉटिंग। तो ये ग्रीन रीजन था, यहाँ पे अब्जॉर्प्शन नहीं हुई है, ठीक है ना। 430 नैनोमीटर और 670 नैनोमीटर वाले रीजन में मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन हुई है। उसके बाद वो बात करते हैं कैरोटिनॉइड के अंदर डिफरेंट रीजन के अंदर डिफरेंट अब्जॉर्प्शन होती है लाइट की, ठीक है ना। डिफरेंट पिगमेंट्स जो होते हैं कैरोटिनॉइड्स में, जिस तरह के कैरोटीन्स वगैरह आ जाते हैं, ज़ैंथोफिल वगैरह आ जाते हैं, तो ये डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को डिफरेंटली अब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है ना। अदरवाइज कैरोटिनॉइड भी लाइट को अब्जॉर्ब कर रहे होते हैं
जिसकी वजह से ज़्यादा सनलाइट को यूज़ किया जा सकता है। क्लियर? तो उसके बाद वो बात करता है थोड़ी सी आपकी बुक में, वो है एक्शन स्पेक्ट्रम की। तो एक्शन स्पेक्ट्रम का वो बताता है कि एक्शन स्पेक्ट्रम ये डिस्क्राइब करता है कि कौन सी वेवलेंथ की लाइट कितनी इफेक्टिव साबित हुई है, कि कितनी कौन सी वेवलेंथ जो लाइट की है वो फोटोसिंथेसिस के लिए इफेक्टिव है। जिस तरह के ब्लू और रेड पार्ट में एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम है, ठीक है, मतलब कि ये था ब्लू पार्ट, ये था रेड पार्ट, इसमें एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम हुई, तो एब्जॉर्प्शन वाई एक्सिस के लॉन्ग है, इसीलिए ये ऊपर को उठ गया ग्राफ। तो ब्लू और रेड पार्ट में जब एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम है तो ये एब्जॉर्प्शन होके नेक्स्ट फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी ज़्यादा जो है वो अफेक्टिव रहेगा, ये वाली लाइट अफेक्टिव रही है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो एक्शन स्पेक्ट्रम डिस्क्राइब करता है अफेक्टिवनेस ऑफ द लाइट, ठीक है ना, कि कितनी फॉर फोटोसिंथेसिस के कितनी इफेक्टिव रही है लाइट फोटोसिंथेसिस के, और फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो कितना रहा है। जिस तरह के जो एक्शन अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ये बताएगा कि कितनी लाइट अब्जॉर्ब हुई है, एक्शन स्पेक्ट्रम ये बताएगा कि कितना फोटोसिंथेटिक का रेट रहा है, ठीक है। तो एक्शन स्पेक्ट्रम और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आपस में काफ़ी ज़्यादा रिलेट करते हैं, क्योंकि अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ज़्यादा होगा, ज़्यादा लाइट अब्जॉर्ब हुई है, तो एक्शन स्पेक्ट्रम ज़्यादा होगा, मतलब कि ज़्यादा फोटोसिंथेसिस रेट रहा है, ठीक है ना। तो ये आपस में लिंक्ड करते हैं। क्लियर? अच्छा, तो आपकी बुक से देख लेते हैं। तो आपकी अपनी बुक से आपने ये फोटोसिंथेसिस का सारा कॉन्सेप्ट देख लेना है, ठीक है ना। ये भी मैंने आपको नोट्स में डिस्क्राइब कर दिया था। अच्छा, ये वाला बॉक्स है, इसको हम देखते हैं। तो इस बॉक्स में वो कहते हैं कैरोटिनॉइड, जिस तरह के हमारे पास बीटा कैरोटीन वगैरह आते हैं, तो ये डुअल रोल प्ले करते हैं फोटोसिंथेसिस में। इनके दो रोल होते हैं। एक इनका रोल ये होता है कि उन्होंने ब्लू और ग्रीन रीजन के अंदर जो लाइट होती है ना, उसको अब्जॉर्ब करना, कैप्चर करना होता है, ठीक है ना। और फोटो से दूसरा इसका काम ये होता है कि इसने फोटोसिंथेटिक ऑपरेटर्स को किसी भी किस्म की एक्सेस लाइट से के डैमेज से बचाना होता है। एक तो इसने ब्लू और ग्रीन रीजन में लाइट को ऑब्जॉर्ब करना है कैरोटिनॉइड में, और दूसरा इसने प्लांट को किसी भी किस्म के फोटोसिंथेटिक ऑपरेटर्स जो है प्लांट का, उसको किसी भी किस्म के डैमेज से बचाना होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि अब यहाँ पे देखोगे ये मैंने सारा ड्रा भी किया है, तो आपने भी अच्छे तरीके से इसको देख लेना है, ठीक है ना। एक्सेसरी पिगमेंट की बात मैंने कर दी। अच्छा, यहाँ पे भी अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को भी मैंने डिस्क्राइब कर दिया। तो यहाँ पे एक साइड बॉक्स है जिसमें इसने कहा था कि कुछ वेवलेंथ्स जो है वो क्लोरोफिल ए नहीं अब्जॉर्ब करते, तो वो क्लोरोफिल बी ने अब्जॉर्ब कर लेना होता है। इस तरह वाइस वर्सा रहता है, ठीक है ना, इस तरह ही चलता रहता है कि कुछ बी नहीं अब्जॉर्ब करते तो वो ए अब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन एट ए टाइम उसको एफिशिएंटली यूज़ किया जाता है उन वेवलेंथ को। तो ये जो डिफरेंसेस होते हैं ये क्या करते हैं कि लाइट जो है वो क्लोरोफिल ए और बी के दरमियान में जो डिफरेंसेस जो चलते रहते हैं, ये लाइट अब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, क्योंकि एक नहीं अब्जॉर्ब करेगा तो दूसरा कर लेगा, दूसरा नहीं अब्जॉर्ब करेगा तो पहले वाला कर लेगा। लगी समझ इसकी भी? तो ये होप्स हो कि जो ये कॉन्सेप्ट है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का, इसकी आपको समझ लगी होगी। लेकिन किसी भी किस्म कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको ये क्लास 11 बायोलॉजी की लेक्चर सीरीज की समझ लगी है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, ठीक है। बेसिकली फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर में, जिसको नाम दिया जाता है फोटोसिस्टम का। ऐसा नहीं होता कि जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है ये रैंडमली क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, कि रैंडमली के एक पिगमेंट वहां पड़ा है क्लोरोप्लास्ट में, एक यहाँ पड़ा है, ठीक है ना, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में। इस तरह के रैंडमली स्कैटर्ड नहीं होते, बल्कि क्या होता है कि इनको ऑर्गेनाइज किया जाता है एक स्पेसिफिक फॉर्म में, इनको ऑर्गेनाइज किया जाता है एक स्पेसिफिक यूनिट की फॉर्म में। इन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है, और वो फॉर्म, वो फंक्शनल यूनिट जो इन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की ऑर्गेनाइजेशन से बनता है, उसको नाम दिया जाता है फोटोसिस्टम का। क्लियर? तो बेसिकली अगर हम फोटो सिस्टम की डेफिनेशन देखें यहाँ पे, तो फोटो सिस्टम क्या है? फोटो सिस्टम इज द ऑर्गेनाइज्ड पार्ट ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ठीक है, कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को ऑर्गेनाइज करके फोटो सिस्टम बनाते हैं। और ये ऑर्गेनाइजेशन जो होती है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की, वो क्लस्टर्स की फॉर्म में होती है। छोटे छोटे इस तरह के क्लस्टर्स जो होते हैं वो जो होते हैं वो जो क्लस्टर्स की फॉर्म जो होती है उसको फोटो सिस्टम का नाम दिया जाता है, ठीक है ना। क्लियर?
अच्छा, बेसिकली ना इन फोटो सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी, वाई दिस फोटो सिस्टम्स आर नीडेड। बेसिकली आपको पता है जो सनलाइट एनर्जी होती है वो डिफरेंट वेवलेंथ के ऊपर कंसिस्ट करती है। अब अकेला अगर क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल ही थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होगा तो बहुत कम लाइट अब्जॉर्ब करेगा। इसलिए नेचर ने क्या किया, नेचर ने जो मल्टीपल पिगमेंट्स को, जिस तरह क्लोरोफिल हो गया, ज़ैंथोफिल हो गया, कैरोटिनॉइड्स हो गया, इन मल्टीपल पिगमेंट्स को एक जगह ऑर्गेनाइज किया, ठीक है। और एनर्जी, ताकि क्या हो क्या किया जा सके, एक ही जगह पर एनर्जी को कैप्चर किया जा सके। और जहाँ पे इसको इन मल्टीपल पिगमेंट्स को ऑर्गेनाइज करके सिस्टम बनाया गया, उसको फोटो सिस्टम का नाम दे दिया गया कि एक ऐसा सिस्टम जो कंसिस्ट करता है मल्टीपल पिगमेंट्स के ऊपर, और इन पिगमेंट्स का काम क्या है कि एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करके नेक्स्ट जो है वो केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करवाना है, ठीक है। तो वाई दिस फोटो सिस्टम इज नीडेड फॉर द एफिशिएंट अब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ सोलर एनर्जी, ठीक है ना। सोलर एनर्जी की को एफिशिएंटली अब्जॉर्ब करना, ठीक है, और बाद में उस एनर्जी की को यूटिलाइज करके उससे काम वगैरह लेने के लिए जो है वो फोटो सिस्टम्स का यूज किया जाता है। क्लियर। जो फोटो सिस्टम्स होते हैं ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, ये जो है क्लोरोप्लास्ट की थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर असेंबल करवाए जाते हैं। इनको वहाँ पे अरेंज करवाया जाता है। इनको थैलाकोइड मेम्ब्रेन जो होती है क्लोरोप्लास्ट की, मतलब क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको पता है ना स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। ग्रेना जो है वो मिलके बने होते हैं थैलाकोइड से, ठीक है ना। थैलाकोइड आपस में कंबाइन करके ग्रेना बनाते हैं। तो ये एक सिंगल थैलाकोइड को अगर हम देखें इसके अंदर, इसके स्ट्रक्चर में, तो इसकी मेम्ब्रेन के अंदर इस तरह असेंबलिंग हुई होती है किसकी, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की, फोटो सिस्टम्स की फॉर्म में, ठीक है ना। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इस थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर असेंबल होके क्या बनाते हैं, फोटो सिस्टम्स बनाते हैं। क्लियर। तो स्ट्रक्चर ऑफ फोटो सिस्टम की हम यहाँ पे बात करते हैं। तो फोटो सिस्टम बेसिकली क्या है, ये एक पिगमेंट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। इट इज पिगमेंट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये जो फोटो सिस्टम होता है मिलके बना होता है किससे, बहुत से पिगमेंट्स मॉलिक्यूल से, प्रोटीन से और इलेक्ट्रॉन कैरियर से, ठीक है ना। तो पिगमेंट्स, प्रोटीन और इलेक्ट्रॉन कैरियर्स मिलके क्या बनाते हैं, फोटो सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आने वाले कैरियर्स, ठीक है। तो अगर हम बेसिकली देखें तो फंक्शनली इसके दो पार्ट्स होते हैं फोटो सिस्टम के, एक है एंटीना कॉम्प्लेक्स और दूसरा है रिएक्शन सेंटर, ठीक है। अच्छा, बेसिकली अगर हम एंटीना कॉम्प्लेक्स की बात करें तो एंटीना कॉम्प्लेक्स मिलके बना होता है पिगमेंट मॉलिक्यूल और प्रोटीन स्ट्रक्चर से, ठीक है ना। कि पिगमेंट मॉलिक्यूल अरेंज्ड होते हैं इन प्रोटीन्स के ऊपर, ठीक है ना, और एक स्पेसिफिक पैटर्न में इनकी अरेंजमेंट हुई होती है, ठीक है ना। पिगमेंट मॉलिक्यूल कौन से होते हैं, क्लोरोफिल ए हो गया, क्लोरोफिल बी हो गए, कैरोटिनॉइड्स हो गए, ठीक है ना, और ये प्रोटीन के ऊपर अरेंज्ड हुए होते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा ना पिगमेंट इस तरह इन प्रोटीन के साथ अरेंज होते हैं जिस तरह एक एंटीना होता है, इसीलिए हम इसको एंटीना कॉम्प्लेक्स कहते हैं, क्योंकि एंटीना सिस्टम की तरह ही इन पिगमेंट मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट हुई होती है। तो बेसिकली होता क्या है कि जो आउटर पिगमेंट होते हैं वो सबसे पहले लाइट एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करते हैं, और उसके बाद इनर पिगमेंट जो होते हैं ये इनकी तरफ एनर्जी को जो है वो ट्रांसफर करवा दिया जाता है, और इनर पिगमेंट नेक्स्ट जो है वो ट्रांसफर करवाते हैं एनर्जी को टुवर्ड रिएक्शन सेंटर, ठीक है। तो एंटीना कॉम्प्लेक्स के पिगमेंट्स जो हैं वो एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करके रिएक्शन सेंटर की तरफ ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। किस फॉर्म में रिएक्शन सेंटर की तरफ ट्रांसफर करना है, एक्चुअली में यहां से होनी है इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन। तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन की फॉर्म में एनर्जी को नेक्स्ट जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है टुवर्ड रिएक्शन सेंटर। क्लियर। तो वो ये इलेक्ट्रॉन जो है इज इक्वल टू एनर्जी ही है जो सनलाइट से आई है, तो वो इलेक्ट्रॉन वही फॉर्म है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने वही एनर्जी अब्जॉर्ब करके ही एक्साइट होना होता है, ठीक है। तो हम ये पूरा प्रोसेस जो है ना इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन वगैरह का और एनर्जी प्रोडक्शन का, वो तो मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में, लेकिन यहाँ पे अब हम इनके पार्ट्स की बात करें तो मैं पार्ट्स तक ही इस बात को रखूंगी। अब बात कर रहे हैं वो रिएक्शन सेंटर की। तो रिएक्शन सेंटर बेसिकली जो रिएक्शन सेंटर होता है उसके
अंदर एक या एक से ज्यादा मॉलिक्यूल होते हैं क्लोरोफिल ए के, ठीक है ना। तो इस क्लोरोफिल ए ने क्या करना होता है, इसने एक्सेप्ट करना होता है इस इलेक्ट्रॉन को, ठीक है ना, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को सेंड कर देना होता है इलेक्ट्रॉन को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोरोफिल ए ने पीछे से जो है एंटीना कॉम्प्लेक्स के पिगमेंट से अब्जॉर्ब जो है वो रिसीव करना है इलेक्ट्रॉन को, और उसके बाद इस क्लोरोफिल ए ने ही इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देना है टुवर्ड प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो क्लोरोफिल ए जो है ये दो टाइप्स का हो सकता है, स्पेशल पेयर होता है, ठीक है ना। एक है P680 और एक है P700, ठीक है। तो P680 जो है हमारे पास ये 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को ऑब्जॉर्ब कर सकती है क्लोरोफिल ए, और P700 जो क्लोरोफिल ए होती है उसके पास एबिलिटी होती है कि वो 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को ऑब्जॉर्ब कर ले। क्लियर? हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो है क्लोरोफिल ए का ये वाला पिगमेंट और ये क्लोरोफिल ए का दूसरा पिगमेंट, ये दोनों कौन से होते हैं, ये रिएक्शन सेंटर पिगमेंट्स हैं। ये दोनों क्या है, रिएक्शन सेंटर पिगमेंट्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो बात करता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की। तो बेसिकली प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने क्या करना होता है, इसने इलेक्ट्रॉन को रिसीव करना होता है रिएक्शन सेंटर की क्लोरोफिल ए से, ठीक है ना। इस क्लोरोफिल ए से इसने रिसीव करना होता है। तो इसकी दो जो है रिएक्शन सेंटर जो होता है, अगर तो हम देखेंगे PS1 का रिएक्शन सेंटर कौन सा होता है, ये 700 नैनोमीटर वाली जो क्लोरोफिल होती है ना, ये कौन सी होती है, PS1 की क्लोरोफिल। 680 नैनोमीटर की क्लोरोफिल कौन सी होती है, PS2 की क्लोरोफिल, ठीक है ना। ये फोटो सिस्टम 1 का केस है, ये फोटो सिस्टम 2 का केस है, ठीक है ना। तो ये इनको 1-2 का नाम क्यों दिया गया है, इनकी डिस्कवरी के हिसाब से कि कौन सी पहले डिस्कवर हुई और कौन सी बाद में डिस्कवर हुई, ठीक है। तो फोटो सिस्टम 1 पहले डिस्कवर हो गई थी और फोटो सिस्टम 2 बाद में डिस्कवर हुई थी, ठीक है। तो क्लियर। तो फोटो सिस्टम 1 में जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो कौन सा होता है, आयरन सल्फर प्रोटीन FeS, और फोटो सिस्टम 2 में जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो होता है फियोफाइटन, ठीक है। तो ये फोटो सिस्टम 2 की जो क्लोरोफिल ए है और ये फोटो सिस्टम 1 की क्लोरोफिल ए है, ठीक है। तो अब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास इलेक्ट्रॉन आ चुका है। अब इस प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने पास करवाना है इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की तरफ, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में किस चीज ने इलेक्ट्रॉन को नेक्स्ट टू नेक्स्ट ट्रांसफर करना है, दैट आर इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, ठीक है। तो यहाँ पे अब इस इलेक्ट्रॉन ने इलेक्ट्रॉन कैरियर्स से गुजरना है जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, ठीक है ना। तो हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को देखते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की, ठीक है ना। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को यहाँ पे देखें तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर सीरीज होती है इलेक्ट्रॉन कैरियर की, जिसमें से इलेक्ट्रॉन गुजरता है और यहाँ पे प्रोडक्शन होती है ATP की, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करता है एक सीरीज ऑफ कैरियर्स में से, जिसमें आते हैं फियोफाइटन, ठीक है। फियोफाइटन इसका कैरियर है, फिर इलेक्ट्रॉन फियोफाइटन से जाता है प्लास्टोक्यूनॉन के पास, प्लास्टोक्यूनॉन से जाता है साइटोक्रोम B6F के पास, और B6F से जाता है प्लास्टोसियानिन के पास। तो इस तरह एक सीरीज में इलेक्ट्रॉन गुजरता है और वहां पे प्रोडक्शन होती है ATP की, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन इस चेन में से नीचे की तरफ आता है तो ATP की प्रोडक्शन यहाँ पे करवा दी जाती है। क्लियर? तो यहाँ पे दो फोटो सिस्टम होते हैं बेसिकली क्लोरोप्लास्ट के अंदर, एक है फोटो सिस्टम 1 और एक है फोटो सिस्टम 2, ठीक है। तो फोटो सिस्टम जो 1 और 2 जो है नेम मैंने आपको पहले बताया कि जो पहले डिस्कवर हुआ था वो था फोटो सिस्टम 1 और जो बाद में डिस्कवर हुआ है वो है फोटो सिस्टम 2। तो फोटो सिस्टम 1 जो है इसके पास इतनी एबिलिटी होती है कि ये 700 नैनोमीटर तक जो है वो इसके अंदर लाइट अब्जॉर्ब की जाती है, क्योंकि इसके अंदर जो क्लोरोफिल होता है वो P700 है, मतलब कि ये क्लोरोफिल ए के पास एबिलिटी है कि 700 नैनोमीटर तक लाइट को ऑब्जॉर्ब कर ले, इसीलिए हम इसको नाम देते हैं P700 क्लोरोफिल ए का, ठीक है। और जो हमारे पास ये एक फोटो सिस्टम 1 है, ये मैक्सिमम लाइट अब्जॉर्ब कर सकता है एज कम्पेयर टू दी फोटो सिस्टम 2, जिसके पास एबिलिटी है कि ये 680 नैनोमीटर तक लाइट अब्जॉर्ब करे, क्योंकि इसके अंदर जो क्लोरोफिल ए है वो 680 नैनोमीटर तक ही लाइट अब्जॉर्ब कर सकती है। क्लियर?
ये एक प्रॉपर डिफरेंस आ सकता है फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 के अंदर, ठीक है ना। तो आपने बता देना है कि इनमें से डिस्कवर कौन सा पहले हुआ था, फोटो सिस्टम 1 डिस्कवर हुआ था और लेटर कौन डिस्कवर हुआ है, फोटो सिस्टम 2 डिस्कवर हुआ है। इसके बाद आपने बताना है कि इसके अंदर जो क्लोरोफिल ए है वो कौन सा होता है, P700 है, ठीक है। इसके अंदर क्लोरोफिल ए जो होता है P680 है। 2 पॉइंट्स हो गए। तीसरा पॉइंट आपने बता देना है कि फोटो सिस्टम 1 के अंदर जो लाइट की एब्जॉर्प्शन हो सकती है वो मैक्सिमम लाइट की एब्जॉर्प्शन 700 नैनोमीटर है और फोटो सिस्टम 2 के अंदर एज कम्पेयर टू फोटो सिस्टम 1 मिनिमम लाइट एब्जॉर्ब होती है विच इज 680 नैनोमीटर, ठीक है। लगी समझ इसकी भी। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये हमारे पास क्लास 11 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 6 बायो एनर्जेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का, इसके अंदर हम 2 मेन टॉपिक पढ़ेंगे। एक है नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन और दूसरा है साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन, ठीक है। तो ये जो वीडियो लेक्चर है ये थोड़ा लॉन्ग होने वाला है। इसमें हम ये जी स्कीम भी स्टडी करेंगे। इसके अलावा इसी वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह जो है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन हो रही है, ठीक है ना। तो ये मैं सारा जो इवेंट्स हैं, सारे जो स्टेप्स हैं, मैं इसी वीडियो लेक्चर में आपको डिस्क्राइब कर दूंगी, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले आपने एक बात याद रखनी है, जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है ना, ये वो रिएक्शन है जिसमें क्या बनती है, एटीपी बनती है और NADPH की फॉर्मेशन होती है। तो ATP और NADPH दोनों ही लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो होता है फोटोसिंथेसिस का, इसमें बनते हैं। उसके बाद इस ATP और NADPH को यूज किया जाता है डार्क रिएक्शन यानी कि केल्विन साइकिल के अंदर फॉर द सिंथेसिस ऑफ शुगर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों चीजें जो हैं वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में बनती हैं और उसके बाद क्या होता है, इन दोनों चीजों को लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में यूज किया जाता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ शुगर, ठीक है ना। तो आप देखोगे कि फोटोसिंथेसिस बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और एक है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है उसमें ATP की फॉर्मेशन में होती है और NADPH की फॉर्मेशन होती है, और जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है उसमें ये दोनों चीजें यूज होती हैं और शुगर की फॉर्मेशन होती है, ठीक है ना। तो इस तरह फोटोसिंथेसिस को हम डिवाइड करते हैं 2 कैटेगरीज के अंदर। तो बेसिकली ये वाला जो वीडियो लेक्चर है ये किसके बारे में है, ये है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में, ठीक है। तो ये सारा मैं आपके सामने डिस्क्राइब करूंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं जो मैंने यहाँ पे ड्रा किया है। तो वो इसके अंदर वो कहता है कि जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है ना फोटोसिंथेसिस का, उसमें कुछ 3 मेजर की इवेंट्स आते हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको यहाँ डिस्क्राइब कर दूंगी। तो बेसिकली फर्स्ट जो इवेंट इसमें होता है वो ये होता है कि जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पड़े होते हैं, जो फोटो सिस्टम होता है वो क्या करता है, वो सूरज से आने वाले जो फोटोन्स होते हैं उसको अब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो पहला जो इसके अंदर इवेंट होने वाला है वो अब्जॉर्प्शन होती है लाइट एनर्जी, मतलब फोटोन की फॉर्म में जो लाइट एनर्जी आ रही है वो कौन अब्जॉर्ब करता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट अब्जॉर्ब करते हैं। देखो ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इस सूरज से आने वाले फोटोन्स को, लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब कर रहे हैं। ये पहला इवेंट है किसके अंदर, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में, क्लियर। उसके बाद वो बताता है दूसरा इवेंट। दूसरा इवेंट क्या होता है कि जब मैक्सिमम लाइट एनर्जी जो है ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ये अब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो इस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में से जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना, वो क्या कर जाता है, वो एक्साइट कर देता है। जैसे ये क्लोरोफिल से करता है ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट, ठीक है। सबसे पहले जो एनर्जी फुल अब्जॉर्ब करती है वो कौन करती है, क्लोरोफिल करती है, ठीक है ना। तो क्लोरोफिल ए नहीं दिखाना होता है ना काम, सारी एनर्जी जो होती है वो कौन सारे पिगमेंट क्या कर रहे होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी अब्जॉर्ब करके किसको दिए जा रहे हैं, क्लोरोफिल ए को। समझ लो ये है क्लोरोफिल ए, ठीक है। इसने लाइट एनर्जी अब्जॉर्ब की है। उसके बाद क्लोरोफिल बी ने भी एनर्जी अब्जॉर्ब की, इसको दे दी। कैरोटिनॉइड ने भी अब्जॉर्ब की, इसको दे दी। ज़ैंथोफिल ने भी अब्जॉर्ब की, इसको दे दी। जब क्लोरोफिल ए की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी तो इस क्लोरोफिल ए में से इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर जाएगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन ने कहाँ से एक्साइट करना है, क्लोरोफिल ए से एक्साइट करना है। तो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया जाता है एक हाई एनर्जी लेवल तक, ठीक है ना। और इस जब एक्साइटेशन करवाई जाती है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है ना, ये एक्साइटेशन जो होती है इलेक्ट्रॉन की वो क्या होता है, ये दूसरा मेजर इवेंट है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में, ठीक है ना। अब तीसरा मेजर इवेंट कौन सा होता है इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन एक एक्साइट करवाना। सबसे पहले एक इवेंट है अब जो लाइट अब्जॉर्ब करवाना, दूसरा इवेंट है इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाना। अब इलेक्ट्रॉन डिफरेंट पाथवे से गुजरता हुआ क्या करता है, ATP बनाता है। मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से इलेक्ट्रॉन गुजरता है तो ATP की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद NADPH की फॉर्मेशन होती है। जब
जो फाइनली फेराडॉक्सन जो है NADP रिडक्टेज को इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो ये सारा प्रोसेस जो है ATP की और NADPH की किस तरह फॉर्मेशन होती है वो हम इसी वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले आपने ये तीनों मेजर इवेंट्स याद रखने हैं। ये आपको एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से 3 मेजर इवेंट होते हैं ड्यूरिंग लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। तो आपने ये बता देने हैं, एक है एब्जॉर्प्शन, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन, तीसरा कौन सा होता है जब इलेक्ट्रॉन नीचे आता है चेन में से गुजरता है और दूसरे फोटो सिस्टम से गुजरते हुए क्या बनाता है, एक तो ATP बनाता है जब चेन में से गुजरता है, और फोटो सिस्टम 1 का इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट जो है वो क्या करता है, वो बनाता है NADPH। अच्छा, आपने एक बात याद रखनी है, फोटो सिस्टम 2 का इलेक्ट्रॉन यूज होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ ATP और फोटो सिस्टम 1 का इलेक्ट्रॉन यूज होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ NADPH। ठीक है, लगी समझ इसकी भी। तो अब हम जो ये मैंने बात यहाँ पे की है ना, ये आपको बहुत अच्छे से इसी वीडियो लेक्चर में मैं समझा दूंगी। ठीक है ना, तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है ना, तो पूरी वीडियो की जो सीरीज है वो देखते जाना है ताकि आपको ये सारे लेक्चर्स फिंगर टिप्स पे याद हो जाएं। ठीक है। अच्छा, बेसिकली जो ATP की फॉर्मेशन होती है ना, इस दौरान लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के दौरान ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि ATP हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी है। ATP के बगैर हम कुछ काम के नहीं है। ATP हमारे सेल्स यूज़ करते हैं तो हम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मैं यहाँ पे आपके सामने बोल रही हूँ तो मेरी बॉडी की ATP ही खर्च हो रही है। ठीक है ना, बोलने के लिए। तो बेसिकली लाइट की मौजूदगी में ATP की फॉर्मेशन को फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। ठीक है ना, फोटो मीन लाइट, फोस्फोरिलेशन क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ ATP, जनरेशन ऑफ ATP इज कॉल्ड एज द फोस्फोरिलेशन। ठीक है ना, फोस्फोरिलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ADP के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलता है और ATP बना देता है। तो इस प्रोसेस को फोस्फोरिलेशन का नाम दिया जाता है। और वो प्रोसेस जो लाइट की फोटोन की हेल्प से ADP को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिलाया जाए उसको हम कहते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन। ठीक है, क्योंकि लाइट की मौजूदगी में ATP की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है। अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है, ये नहीं होता कि अचानक से लाइट आई और इसने आके कहा कि ADP को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ जोड़ दो और ATP बन जाए। ये एक पूरा प्रोसेस चलता है। तो इसी प्रोसेस को हम इसी वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ठीक है। अच्छा, बेसिकली जो ATP की फॉर्मेशन होती है ना, ये फोस्फोरिलेशन होती है ना, ये 2 पैथवे से होती है। अगर तो पैथवे जो है वो एज इट इज़ ही चलेगा तो उसको हम कहेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। और अगर पैथवे जो है वो एक ही इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा, ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है, जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है ना, इसके अंदर ATP भी बनती है और NADPH की फॉर्मेशन भी होती है। लेकिन जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है इसमें जस्ट ATP बनती है। क्यों? क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि NADPH कहाँ यूज होता है, आपको पता है, केल्विन साइकिल में यूज होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ शुगर। ठीक है। तो अच्छा, कभी कभार क्या होता है कि जो केल्विन साइकिल बॉडी के अंदर नहीं चल रहा होता है, शुगर जो है एडिकेट अमाउंट में प्लांट के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, जिसकी वजह से केल्विन साइकिल नहीं चल रहा होता। अब केल्विन साइकिल नहीं चलेगा तो NADPH की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन ATP की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस केस में प्लांट क्या करता है, ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के जरिए जो है ATP बनाता रहता है, लेकिन NADPH जो होता है ये नहीं बनाता क्योंकि NADPH ने कंज्यूम ही नहीं होना होता नेक्स्ट इन केल्विन साइकिल, क्योंकि केल्विन साइकिल चल ही नहीं रहा होता है। ठीक है, इसीलिए साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का जो है वो किया जाता है। ठीक है ना, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का पैथ जो है वो अडॉप्ट किया जाता है। ठीक है, लगी समझ इसकी भी। तो अब हम पहले बात करेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की, उसके बाद हम बात करेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की। ठीक है। अच्छा, बेसिकली अगर हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की बात करें तो ATP की फॉर्मेशन नॉन साइक्लिक फ्लो के दौरान क्या कहलाती है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो मैं कैमरे की जो एंगल है थोड़ा सेट कर लेती हूँ ताकि आपको सारा ये व्यू इसका नजर आए। तो मैंने ये कैमरे का थोड़ा एंगल ही सेट किया है। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस तरह का एक जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है उसका जो स्टेप्स होते हैं वो इस तरह के होते हैं। ठीक है, एक Z शेप पैथवे बन रहा होता है। ठीक है, मतलब कि ये साइक्लिक नहीं है, ये नहीं है कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन दोबारा यहाँ आ जाए या फिर यहाँ का इलेक्ट्रॉन दोबारा यहाँ आ जाए। यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ कंज्यूम हो रहा है और यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो होता है फोटो सिस्टम 1 का इलेक्ट्रॉन वो नेक्स्ट उसको यूज करते हुए NADPH की फॉर्मेशन
फॉर्मेशन हो जानी है, ठीक है ना। ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा, साइक्लिक के केस में इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, ठीक है। तो ऐसा केस जिसमें नॉन साइक्लिक फ्लो के दौरान एटीपी बनती है उसको हम नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का नाम देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इस केस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो दो फोटो सिस्टम से गुजरता है, एक फोटो सिस्टम 1 और दूसरा फोटो सिस्टम 2। तो मैं आपको दिखा सकती हूँ कि ये देखो, ये है फोटो सिस्टम 2 और ये है फोटो सिस्टम 1, ठीक है। तो आप सोचोगे कि इसको 1 का नाम क्यों नहीं दिया, अकॉर्डिंग टू देयर डिस्कवरी, जैसे जैसे जो डिस्कवर हुआ उसी के बेस के ऊपर इनको फोटो सिस्टम 1 और 2 का नाम दिया। ये पहले डिस्कवर हो गया तो इसलिए इसको फोटो सिस्टम 1 कहा जाता है, और ये बाद में डिस्कवर हुआ था पहले वाला, ये इसको फोटो सिस्टम 2 का नाम दे दिया गया। तो इलेक्ट्रॉन इन दोनों में से गुजरते हैं, ठीक है ना, इस नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के दौरान, ठीक है। तो ये एक बहुत कॉमन टाइप का इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, ठीक है। अच्छा, इसको जी स्कीम भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें जी शेप पैथवे बन रहा होता है, यू कैन सी हियर, ठीक है। ये देखो जी शेप पाथवे है, ठीक है, इसीलिए इसको जी स्कीम का नाम दिया जाता है, ठीक है ना। तो जो पाथ होता है ना इलेक्ट्रॉन का इस नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के दौरान, वो एक जी शेप पैथ होता है, इसीलिए इसको जी स्कीम का नाम दिया जाता है। यू कैन सी हियर, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का पाथ है जो कि जी शेप पाथ है, ठीक है ना, क्लियर, इसीलिए इसको जी स्कीम का नाम दिया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके स्टेप्स की। तो ये जो है ये एक मेन डायग्राम है इसकी, जो आपकी बुक भी फॉलो करती है, ठीक है। ये मैंने इसलिए बनाई है ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स बिल्ड हो जाए, ठीक है ना, ताकि आपको पेपर में लिखने में आसानी हो, ठीक है ना, मुश्किल ना हो। तो ये आपकी कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करवाने के लिए मैंने यहाँ पे बनाई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इसके स्टेप्स के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल इज अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय फोटो सिस्टम 2, के फोटो सिस्टम 2 ने किस तरह लाइट को अब्जॉर्ब करना होता है। तो आप सबसे पहले मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको, ठीक है ना, कि फोटो सिस्टम 2 ने किस तरह लाइट को अब्सॉर्ब करना है। फॉलो आपने यही डायग्राम करनी है, बहुत आसान सी है, ठीक है ना, ये इतनी कोई मुश्किल नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ठीक है ना। ये मैंने इसलिए बनाया ताकि आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड हो और आप आसानी से पेपर में थ्योरी को लिख सको। तो बेसिकली अगर हम इसको देखेंगे तो क्या होता है कि जो P680 यानी कि फोटो सिस्टम 2 है, इसने लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब करना होता है। ये देखो, ये सूरज मैंने बनाया है, इस सूरज की शुआओं में जो होते हैं फोटॉन्स वगैरह, ये इसके ऊपर पड़ रहे हैं फोटो सिस्टम 2 के ऊपर, ठीक है। फोटो सिस्टम 2 में कौन सी चीज मौजूद है? क्लोरोफिल ए भी मौजूद है, ठीक है ना। बाकी सारे क्लोरोफिल बी ने, कैरोटिनॉइड्स ने, ज़ैंथोफिल ने भी इससे एनर्जी लेनी है फोटोन से, और सारी एनर्जी दे देनी है क्लोरोफिल ए को। क्लोरोफिल ए के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन ने एक्साइट कर जाना है, ठीक है, क्लियर। और इस एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को किसने एक्सेप्ट करना है? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने, जिसका नाम है फियोफाइटिन, ठीक है। इस फियोफाइटिन ने इसको एक्सेप्ट करना है, इस इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। यहाँ तक आपको पता चल गया ना कि किस तरह फोटो सिस्टम 2 में से इलेक्ट्रॉन निकलता है, क्योंकि फोटोन पड़ रहा है, क्लोरोफिल ए की एनर्जी बहुत हाई हो गई है, ठीक है। तो फोटो सिस्टम 2 में मौजूद जो क्लोरोफिल ए है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। इसका इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यानी कि फियोफाइटिन के पास, ठीक है। यहाँ तक मैं आपको अब थ्योरी किस तरह लिखनी है मैं आपको वो भी समझा देती हूँ, और ये थोड़े कॉन्सेप्ट्स आपके बिल्ड करवा देती हूँ। अच्छा, आपके जो माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि क्लोरोफिल ए के अलावा क्लोरोफिल बी हो गया, ज़ैंथोफिल हो गया, कैरोटिनॉइड हो गया, इनके इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं निकल रहे? क्योंकि इन्होंने एनर्जी अब्सॉर्ब करके अपने पास नहीं रखी, इन्होंने क्लोरोफिल ए को ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है ना। अगर ये एनर्जी अपने पास रखते तो इनके इलेक्ट्रॉन भी इस तरह निकल सकते थे, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, ये क्लोरोफिल ए को एनर्जी दे देते हैं, ठीक है, और क्लोरोफिल ए का फिर इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है। अच्छा, बेसिकली होता है कि आप देखोगे ना अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट PS2 से किस तरह होती है। तो बेसिकली होता क्या है कि फोटो सिस्टम 2 ने ना लाइट को किया अब्जॉर्ब, ठीक है, कर लिया लाइट को अब्जॉर्ब। अब एक जो इलेक्ट्रॉन है इस फोटो सिस्टम 2 के अंदर, जो क्लोरोफिल ए है, उसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्साइट करेगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट करेगा P680 जो है क्लोरोफिल, ठीक है ना। क्लोरोफिल फोटो सिस्टम 2 का जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, वो कौन सा है? P680, मतलब कि 680 नैनोमीटर तक की लाइट को जैसे उसने अब्सॉर्ब किया, 680 नैनोमीटर तक लाइट पहुंची, लाइट की एनर्जी पहुंची, तो क्या होता है, इस क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल ने अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा दिया, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से एक्साइट हो गया। नेक्स्ट इस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करना है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम 2, दैट इज फियोफाइटिन, ठीक है। इस फियोफाइटिन ने जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है ना। तो P680 यानी कि क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल क्या हो गया?
है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है। ये क्लोरोफिल ए का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जैसे ही हुआ तो इसके ऊपर जो चार्ज आ गया वो कौन सा आ गया, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन लूज हो गया है, ठीक है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज जो है वो P680 अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है। तो वो कहता है कि जो ये P680 है ना, क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, अब ये एक्ट करेगा एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तौर पर। इसका मतलब क्या है कि इसके पास स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडेंसी है कि वो कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ एक्सेप्ट कर ले, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो है वो इलेक्ट्रॉन दूसरे मॉलिक्यूल से पुल करेगा, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर एक्ट कर रहा है। तो ये कहाँ से ये इलेक्ट्रॉन लेगा, ये लेगा मैंगनीज प्रोटीन से, ठीक है ना, मैंगनीज प्रोटीन से। और इस मैंगनीज प्रोटीन के पास इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, ये आएगा वाटर जब स्प्लिट करेगा, फोटोलाइसिस जो होगी ना, मैंने जब आपको फोटोलाइसिस पढ़ाना है तो मैंने बताना है कि यहाँ पे क्या स्प्लिट करता है, वाटर स्प्लिट करता है। तो ये हाइड्रोजन आयन, ऑक्सीजन एटम और उसके अलावा इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है मैंगनीज प्रोटीन ने एक्सेप्ट करना है, और इस मैंगनीज प्रोटीन ने ये इलेक्ट्रॉन जो है वाटर का, ये किसको पहुंचा देना है, इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट P680 को, ठीक है ना, मतलब कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्लोरोफिल ए को, ठीक है ना, क्लियर। तो ये और इलेक्ट्रॉन होल जो होता है इस PS2 के अंदर, फोटो सिस्टम 2 के अंदर क्लोरोफिल ए के में मौजूद PS2 का मॉलिक्यूल क्लोरोफिल ए के अंदर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन होल होता है उसको फिर भर दिया जाता है बाय यूजिंग दिस इलेक्ट्रॉन ऑफ वाटर, ठीक है। इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करता है, क्योंकि ये रेडी होता है वाटर के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने में के लिए। और जो ये वाटर का इलेक्ट्रॉन इसके तक P680 तक कौन पहुंचाता है, मैंगनीज प्रोटीन पहुंचाती है, ठीक है। तो आपकी बुक के अंदर ये नहीं मेंशन कि मैंगनीज प्रोटीन पहुंचा रही है, ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना, ताकि आपको पता चल जाए कि ये नहीं होता कि वाटर टूटते ही इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद जाके यहाँ पे लग गया है, वो भी एक प्रोटीन पहुंचाती है इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट P680 तक इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की बेसिकली वाटर का ये इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, लगी समझ इसकी भी। अब हम बात करते हैं, अब लाइट की एब्जॉर्प्शन हो गई है फोटो सिस्टम 2 से, ठीक है ना, यहाँ तक हमने देख लिया है कि यहाँ तक क्या हुआ है, फियोफाइटन तक इलेक्ट्रॉन फियोफाइटन तक पहुंच गया है, ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होल भी था PS2 के अंदर, ये भी फिल हो गया है वाटर के इलेक्ट्रॉन के जरिए। लगी समझ यहाँ तक भी। अब हम बात करते हैं कि यहाँ से अब नेक्स्ट क्या होता है। ये बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि पानी किस तरह टूटता है, और उस पानी के अंदर मौजूद हाइड्रोजन आयन, इलेक्ट्रॉन और जो हमारे पास एटॉमिक ऑक्सीजन है, ये कहाँ पे जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे ही सारा बता दिया था वाटर की टूटने का, अब मैं यहाँ पे आपको डिटेल से बताऊंगी। तो फोटोलाइसिस जो है वो सेकंड स्टेप्स होता है इसके अंदर, फोटोफॉस्फोरेशन के अंदर, ठीक है ना। तो क्या होता है कि लाइट की मौजूदगी में वाटर के टूटने को और ऑक्सीजन के रिलीज होने को क्या कहते हैं, फोटोलाइसिस, ठीक है, क्लियर। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान ये प्रोसेस हो रहा होता है जब लाइट जो है वो पड़ रही होती है, ठीक है ना, प्लांट के ऊपर, तो वहां पे वाटर टूट के थैलाकोइड मेम्ब्रेन में क्या करता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है, और वहां पे हाइड्रोजन भी निकलते हैं, और उसके अलावा इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो ये क्या करता है, ये वाटर मॉलिक्यूल, ये रिएक्शन जो है वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट कर देता है, ठीक है ना। तो अब जो ये हाइड्रोजन आयन है, ठीक है ना, इसको NADP ने यूज करना होता है, ताकि NADP रिडक्टेज ने इसको यूज करना होता है। ये आपको नेक्स्ट पता चल जाएगा किस लिए, ताकि NADP के साथ ये मिलके क्या बना दे, NADPH, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे होते हैं, ठीक है, NADPH2 की फॉर्मेशन होती है। ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये मैंगनीज प्रोटीन, वही बात ना कि ये मैंगनीज प्रोटीन में ये इलेक्ट्रॉन ले लेने होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन मैंगनीज प्रोटीन ने नेक्स्ट जो है वो दे देने होते हैं P680, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था P680, उसको ये इलेक्ट्रॉन दे देने होते हैं मैंगनीज प्रोटीन ने, ठीक है। फोटो सिस्टम 2 के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी जो होती है इसको पूरा कर देती है ये मैंगनीज प्रोटीन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके वाटर का। उसके बाद ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, ऑक्सीजन का एटम जो होता है वो तो ऐसे ही है, ये तो एटमॉस्फेयर के अंदर इस तरह नहीं मौजूद होती। तो क्या होता है कि एक ऑक्सीजन का एटम दूसरे के साथ मिलके क्या बना देता है, 2 ऑक्सीजन के एटम आपस में मिलते हैं, O,
तो क्या बन जाता है, O2 की फॉर्मेशन वहां पे हो जाती है, जो कि एक बाय प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस के दौरान। और इस ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं। ये ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद होती है, ठीक है ना। ये वही ऑक्सीजन है जो प्लांट रिलीज करते हैं और हम इन ऑक्सीजन के जरिए सांस ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब थर्ड पे क्या है, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम दी PS2 टू PS1, कि PS2 से PS1 तक इलेक्ट्रॉन जो है वो किस तरह जाता है। देखो, फोटो सिस्टम 2 से अब इलेक्ट्रॉन ने आना है फोटो सिस्टम 1 की तरफ, ठीक है। तो वो किस तरह इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा, ये तो नहीं कि इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट यहाँ से छलांग मारेगा और यहाँ पे आ जाएगा, नहीं, एक प्रॉपर पैथवे से इलेक्ट्रॉन गुजरेगा और उस पैथवे का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये एक चेन होती है, ठीक है ना, मल्टीपल कैरियर प्रोटीन से मिलकर ये बनी होती है, जिसने इलेक्ट्रॉन को जो है फोटो सिस्टम 2 से फोटो सिस्टम 1 की तरफ लेके आना है। दरमियान में कुछ एक्सेप्टर्स आएंगे, ठीक है ना, जो कि किसके होंगे, फोटो सिस्टम 2 का एक्सेप्टर होगा जो इलेक्ट्रॉन जो है फोटो सिस्टम 2 से लेगा और इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की तरफ जो है इलेक्ट्रॉन को सेंड कर देगा, ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक ऐसी चेन है जिसने इलेक्ट्रॉन को फोटो सिस्टम 2 से फोटो सिस्टम 1 की तरफ लेके आना है, ठीक है। तो हम इसकी थ्योरी भी देखेंगे और साथ साथ जो है हम जो देखेंगे कि किस तरह ये चेन चलती है, वो डायग्राम भी हम देख लेंगे, ठीक है ना। तो ये की पॉइंट्स मैं इसलिए यहाँ पे लिख रही हूँ ताकि आप भी इनको नोट कर लें अपने नोट्स में, और जब भी थ्योरी लिखनी हो, आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, ठीक है ना, तो आप इसको यूज करते हुए पूरा एक पैराग्राफ वहां पे लिख सको, क्योंकि थ्योरी मैटर करती है, ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली होता है क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे पहले फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन वो कहता है कि P680 क्लोरोफिल से एक्साइट होता है और कहाँ पे जाता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, जो कि फोटो सिस्टम 2 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, दैट इज फियोफाइटन, ठीक है। अब क्या होता है कि ये फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से यहाँ पे आना है PS1 के पास, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए आना है, और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन किसकी है, PS2 की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज द चेन ऑफ PS2 और PS1, तो आपने कहना है इट इज द चेन ऑफ PS2। तो MCQs भी ये आ सकता है, ठीक है। तो इस चेन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, ठीक है, ये चेन कंसिस्ट करती है सीवरल कैरियर प्रोटीन्स के ऊपर। ये प्रोटीन के कैरियर्स आपस में जुड़ के एक लड़ी में इनको परोया जाता है और इनको चेन का नाम दे दिया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज प्लास्टोक्यूनॉन कैरियर प्रोटीन, सेकंड इज साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स एंड थर्ड इज प्लास्टोसायानिन, ठीक है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है ये फियोफाइटन से 2 इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं प्लास्टोक्यूनॉन को। प्लास्टोक्यूनॉन जो है ये कैरियर, फर्स्ट कैरियर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, उसके बाद इसका सेकंड कैरियर को ये प्लास्टोक्यूनॉन इलेक्ट्रॉन दे देता है, दैट इज साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स नेक्स्ट जो है वो फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन थर्ड कैरियर को दे देता है, दैट इज प्लास्टोसायानिन, और प्लास्टोसायानिन ने फिर इलेक्ट्रॉन दे देने होते हैं किसको, फोटो सिस्टम 1 को। अब फोटो सिस्टम 1 को इलेक्ट्रॉन की कौन सी जरूरत, ये भी हम देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इस चेन के बारे में बात कर लें। तो आपको पता है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से नीचे की तरफ मूव करता है, इस तरह, ठीक है ना, इस तरह इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ मूव करता है रहता है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में, तो इसकी एनर्जी जो है वो कम होती रहती है। आपको पता है ना, हाई एनर्जी स्टेट से लो की तरफ जा रहा है, तो ये एनर्जी अपनी एमिट कर रहा है, अपनी एनर्जी रिलीज कर रहा है। अच्छा, जो ये एनर्जी रिलीज करता है ना, ये एनर्जी जो है वो यूज करेगा एंजाइम ATP सिंथेज, जो कि थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, ठीक है। इस एंजाइम ने इस इलेक्ट्रॉन से निकलने वाली रिलीज होने वाली एनर्जी को यूज करना है और ADP को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिला के ATP की फॉर्मेशन कर देनी है। इसीलिए क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से गुजरता है तो ATP की फॉर्मेशन होती है। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ तक बात हो गई है। अब इस एनर्जी जो ये एनर्जी ATP की सिंथेसिस यहाँ पे होती है, ठीक है ना, तो ये ATP जो जहाँ पे बनती है ये डार्क रिएक्शन में यूज होगी फॉर द सिंथेसिस ऑफ शुगर, ठीक है, क्लियर। तो इसको डार्क रिएक्शन में यूज किया जाता है शुगर की सिंथेसिस के लिए, इसीलिए ये ATP बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी है। उसके बाद हम बात करते हैं जो इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है, इसने फोटो सिस्टम 1 के पास किस तरह जाना है।
तो नेक्स्ट पॉइंट है अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय फोटो सिस्टम 1। ठीक है, तो फोटो सिस्टम 1 ने किस तरह लाइट को अब्जॉर्ब करना है, तो मैं इस डायग्राम की हेल्प से आपको बताती हूँ कि फोटोन तो इसके ऊपर भी पड़ रहे हैं ना, फोटो सिस्टम 1 के ऊपर। तो फोटो सिस्टम 1 का जो क्लोरोफिल है P700 नैनोमीटर की लाइट अब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, 700 नैनोमीटर जब उसकी लाइट की कैपेसिटी, उसके अंदर एनर्जी की कैपेसिटी आ जाएगी, ठीक है ना, तो क्या करेगा क्लोरोफिल अपना इलेक्ट्रॉन एक्साइट करवा देगा। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गए हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसने एक्सेप्ट किए, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम 1 दैट इज FES प्रोटीन। FES प्रोटीन, ठीक है, तो इस FES प्रोटीन जो कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है फोटो सिस्टम 1 का, इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट हो गया है। अच्छा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट हुआ था फोटो सिस्टम 2 में, उसको फिल किया था वाटर के इलेक्ट्रॉन ने। जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट हुआ है, इसको फिल करता है फोटो सिस्टम 2 के जो 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आके लग जाते हैं और यहाँ का इलेक्ट्रॉन होल जो होता है फोटो सिस्टम 1 का, उसको फिल कर दिया जाता है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है FES प्रोटीन ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन FES प्रोटीन के पास है। अब बेसिकली जो FES प्रोटीन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, पीछे से सारा हिसाब हो गया मुकम्मल। ठीक है ना, ये नहीं कि किसी के अंदर इलेक्ट्रॉन होल मौजूद है, इलेक्ट्रॉन होल फिल हो चुका है। इसका इलेक्ट्रॉन होल वाटर ने किया, इसका इलेक्ट्रॉन होल पीछे वाले के इलेक्ट्रॉन ने आगे कर दिया। अब यहाँ पे FES प्रोटीन के पास मौजूद है 2 इलेक्ट्रॉन। अब इस FES प्रोटीन ने क्या करना है, मतलब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ही है ना फोटो सिस्टम 1 का, जिसको हम FES प्रोटीन कह रहे हैं, इसने क्या करना है, इसने ये दोनों इलेक्ट्रॉन दे देने हैं फेराडॉक्सिन को। ठीक है, अब फेराडॉक्सिन क्या है, एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। ठीक है, एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। तो अब हमारे पास जो NADP रिडक्टेज है ना, वो क्या करेगा, वो इस फेराडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा NADP को। ठीक है, यहाँ पे आएगा एंजाइम NADP रिडक्टेज, वो देखेगा कि फेराडॉक्सिन के पास 2 इलेक्ट्रॉन क्यों है, क्या करूं मैं, इसके दोनों किसी और को ट्रांसफर कर दूं, इसके पास ना बस इलेक्ट्रॉन बचे। तो वो क्या करता है, NADP रिडक्टेज आता है, इसके इलेक्ट्रॉन लेता है और NADP को दे देता है। अच्छा, तो इस फेराडॉक्सिन ने क्या किया, इसने इलेक्ट्रॉन लिया और NADP रिडक्टेज को दे दिया। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे कि जो NADP रिडक्टेज है ना, उसने केरा इलेक्ट्रॉन का वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन के जरिए उसने करनी है रिडक्शन। तो रिडक्शन के लिए अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, तो ये तो नहीं कि उसने इलेक्ट्रॉन अकेला दे देना है जो है वो NADP पॉजिटिव को, उसने क्या करना है, उसने हाइड्रोजन भी अटैच करवाना है। ठीक है, ताकि कंप्लीट रिडक्शन हो सके। तो वो क्या करता है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 हाइड्रोजन को ऐड करवाता है NADP पॉजिटिव के अंदर, ताकि NADPH2 की फॉर्मेशन करवाई जा सके। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे NADPH2 की फॉर्मेशन करवाई जाती है। जो ये हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन कहाँ से आते हैं, ये इस वाटर की ब्रेकडाउन से जो हाइड्रोजन बनते हैं, ये वही प्रोटॉन, यही हाइड्रोजन है जो यहाँ पे आने हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये 2 प्रोटॉन जो है फेराडॉक्सिन ने NADP रिडक्टेज को 2 इलेक्ट्रॉन दिए और NADP रिडक्टेज ने इन 2 हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को यूज करते हुए NADP पॉजिटिव की रिडक्शन की। क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी चीज आई, एक आ गई ATP और दूसरा आ गया NADPH2। तो ATP और NADPH2 दोनों इस्तेमाल होंगे केल्विन साइकिल डार्क रिएक्शन में फॉर द सिंथेसिस ऑफ शुगर। ठीक है, क्लियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे पास है जी स्कीम, हमारे पास जो है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। ठीक है, जिसमें नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन आता है। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फॉर द सिंथेसिस ऑफ रिएक्टेंट्स ऑफ द डार्क रिएक्शन। ठीक है ना, डार्क रिएक्शन के रिएक्टेंट बनाने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है फेज है। ठीक है, तो अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय PS1 ये भी आपने कॉन्सेप्ट कर लिया है। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की। तो वैसे तो मैंने आपको समझा दिया कि इलेक्ट्रॉन PS1 से यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो NADP पॉजिटिव तक किस तरह जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ थोड़ी थ्योरी लिखने के लिए आपने कुछ पॉइंट्स बना लेने हैं कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यानी कि FES प्रोटीन ने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाना है फेराडॉक्सिन प्रोटीन तक। ठीक है ना, फेराडॉक्सिन प्रोटीन तक भेजना है। किस तरह इसने भेजना है, इसको फेराडॉक्सिन को दे देना है FES प्रोटीन ने, और यहाँ से फेराडॉक्सिन से NADP रिडक्टेज ने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देना है NADP पॉजिटिव की तरफ, और NADP पॉजिटिव के साथ इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 2 जो है हाइड्रोजन ने मिलकर क्या बना देने हैं, NADPH2 की फॉर्मेशन करवा देनी है, जो कि क्या है, ये रिएक्टेंट है डार्क रिएक्शन का फॉर द सिंथेसिस ऑफ शुगर। ठीक है,
सो दिस इज ऑल अबाउट द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो अब हम बात करते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की, ठीक है। अच्छा, जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है ना, उसमें जस्ट फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना। साइक्लिक फोस्फोरिलेशन में जस्ट ये वाला फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होगा, फोटो सिस्टम 2 की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, ठीक है ना। इसी क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि फोटो सिस्टम 1 क्यों इन्वॉल्व होता है इसमें, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एक साइक्लिक पैथवे में जाता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस फोटो सिस्टम 1 से जाता है, देखो फोटो सिस्टम 1 ने एज इट इज ही फोटोन को ऑब्जॉर्व किया, ठीक है। जब इसकी एनर्जी जो है 700 नैनोमीटर तक इसके अंदर जो क्लोरोफिल ए मोलिक्यूल की पहुंच की, तो इस क्लोरोफिल ए में से 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल गए। वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए FeS प्रोटीन यानी कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने, ठीक है। अब इस प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने क्या करना है, इन इलेक्ट्रॉन्स को दे देना है फेराडॉक्सन को ही। फेराडॉक्सन के पास आ गए ये 2 इलेक्ट्रॉन। अब क्या होता है कि इस फेराडॉक्सन ने ये इलेक्ट्रॉन फेराडॉक्सन से NADP रिडक्टेज ने नहीं लेने, इस फेराडॉक्सन ने इन इलेक्ट्रॉन को नेक्स्ट जो है वो दे देना है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को, ठीक है। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास इलेक्ट्रॉन है, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन फिर नीचे की तरफ आया, प्लास्टोसियानिन से जो एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन से इमिट हुई, उस एनर्जी को ATP सिंथेज ने यूज करके ADP को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिला के ATP की फॉर्मेशन कर दी, और फिर इलेक्ट्रॉन दोबारा उस इलेक्ट्रॉन होल यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो जो इलेक्ट्रॉन होल बना था इस फोटो सिस्टम 1 का, उसी के अंदर ही चले गए। इसका मतलब क्या है कि इसका ही इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमी जा रहा है, इसीलिए ये साइक्लिक पैथवे बन रहा है और इसको हम साइक्लिक फ्लो कह रहे हैं। ये नहीं कि कोई और इलेक्ट्रॉन आके इसके होल को फिल कर रहा है, इसका अपना इलेक्ट्रॉन ही फोटो सिस्टम 1 का जो ऊपर गया था वही वापस आके इस होल को फिल करता रहता है और इस होल से निकल के फिर ऊपर जाता रहता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जो साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो है इसमें किसी भी किस्म की NADPH नहीं बन रही है, ठीक है। ये कब होता है, जब डार्क रिएक्शन रुक जाता है। डार्क रिएक्शन जब आप जो है वो प्लांट्स में तब रुकता है जब शुगर की फॉर्मेशन नहीं हो रही होती, शुगर एडिकेट क्वांटिटी में प्लांट्स के पास मौजूद है, उसने शुगर नेक्स्ट नहीं बनानी है, ठीक है ना। तो क्या होता है, NADPH की जरूरत ही नहीं है। जब NADPH2 की जरूरत ही नहीं है, जो कि जो है रिएक्टेंट था डार्क रिएक्शन का, उसकी जरूरत ही नहीं है, तो क्या किया जाता है, उसकी फॉर्मेशन रोक दी जाती है और जस्ट साइक्लिक फ्लो के जरिए ATP प्लांट बनाता रहता है और उस एनर्जी को यूज करता रहता है फॉर अदर एक्टिविटीज, ठीक है। और वो इलेक्ट्रॉन जो वो ATP की सिंथेसिस जो साइक्लिक पैथवे में इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से बनती है उसको कहते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। ये लाइट की मौजूदगी में होती है, इसीलिए इसको हम साइक्लिक फोटो कहते हैं। लाइट की मौजूदगी में फॉस्फोरिलेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ ATP, और साइक्लिक मतलब कि इसमें साइक्लिक पैथवे चल रहा है। अच्छा, लगी समझ इसकी भी। अब हम थोड़ी सी बुक रीडिंग यहाँ पे कर लेते हैं ताकि आपको समझ लग जाए। तो बेसिकली आपकी बुक में वो क्या डिस्क्राइब करता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में, ठीक है ना। सबसे पहले वो 3 स्टेप्स बताता है जो मैंने आपको उस डायग्राम के जरिए समझा दिए थे ताकि आपको वो याद रहे। अब यहाँ पे एक साइड बॉक्स है, उसमें लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन के दरमियान में उसने फर्क बताया। उसने कहा कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन वो होता है जिसमें लाइट को ऑब्जॉर्ब किया जाता है और कन्वर्ट करवाया जाता है केमिकल एनर्जी में, ठीक है ना। और केमिकल एनर्जी की फॉर्म कौन सी होती है, NADPH और ATP, ठीक है ना। ये NADPH और ATP ने क्या करना होता है, इसने यूज होना होता है इन लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, ठीक है, ताकि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया जाए, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन जो है इसको रिड्यूस करते हैं और उस कार्बन डाइऑक्साइड को जब हाइड्रोजन दिया जाता है तो उसके वहां पे कौन सी चीज बनती है, ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। CH बॉन्ड की फॉर्म में एनर्जी को वहां पे स्टोर किया जाता है। CH बॉन्ड कौन सा है, ग्लूकोज के अंदर जो बॉन्ड होता है उसकी फॉर्म में एनर्जी को यहाँ पे लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में स्टोर किया जाएगा। अच्छा, उसके बाद वो बात करते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में ये कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है ना, जो आपने अच्छे तरीके से कर लेने हैं, ठीक है ना। मैंने आपको डायग्राम की हेल्प से जो की पॉइंट्स दे दिए हैं उनको देखते हुए आपने जो है वो थ्योरी लिख देनी है पेपर में, ठीक है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो डेफिनेशन है, ठीक है ना, फोटोलाइसिस की, ठीक है ना। यहाँ पे क्लियर। तो ऑक्सीजन जो होता है इस प्रोसेस के अंदर ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का एक मेन सोर्स है, मैंने आपको पहले बता दिया था, ठीक है। ये भी एक साइड बॉक्स इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो है PS2 से PS1 की तरफ किस तरह जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की हेल्प से जाता है। ये आपने की पॉइंट्स याद रखने हैं, उसको देखते हुए थ्योरी लिख देनी है, ठीक है। क्योंकि इतनी बड़ी थ्योरी जो है वो रट्टे सिस्टम से आपको नहीं याद होनी, आपके की पॉइंट्स आने ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, अब्जॉर्प्शन लाइट किस तरह PS1 जो है लाइट को अब्जॉर्ब करता है, ठीक है, ये वाला पॉइंट आ गया। उसके बाद वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन किस तरह फ्लो करता है PS1 से NADP पॉजिटिव की तरफ, ठीक है।
वो सारा बता देना है आपने। उसके बाद ये बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन है जी स्कीम की, ठीक है, बात करता है। उसके बाद वो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की बात करते हैं कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के जरिए किस तरह एटीपी की फॉर्मेशन की जाती है। अच्छा, उसके बाद उसने ये भी बताया कि ये प्रोसेस क्यों चलता है जब कैल्विन साइकिल नहीं चल रहा होता है, कैल्विन साइकिल बहुत स्लो डाउन हो जाता है और NADPH भी एक्यूमुलेट हो जाता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, तब भी ये प्रोसेस चलाया जाता है। ठीक है, लगी समझ इसकी भी? तो होप तो कि आपको लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन की समझ लगी होगी, लेकिन किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।